मध्य प्रदेश में हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पढ़ना। बबीता जी, सर मैं भी पहली बार पढ़ रही। आप बहुत अच्छा, थैंक यू बबीता जी। ऐसे ही आप लोग को सपोर्ट मिलते रहेगा तो और अच्छी चीजें करने की कोशिश करेंगे, जितना बेहतर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अनुसूचित जाति और जनजाति, आपका जो सेकंड टॉपिक है इसको कवर अप करते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है आपका वो कैसा स्टेट है, वो जनजाति प्रदेश है, इसको बोला जाता है। सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है अगर जनसंख्या वाइज बोले तो। सबसे ज्यादा जो ट्रेवल्स होते हैं आपके यहाँ पे वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, नहीं बबीता जी, टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, मैं टाइम आपको बता दिया जाता है शेड्यूल के हिसाब से। ये यूनिट 1 का पार्ट है ना। मेरी क्लास आज रहेगी, इसको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, फिर मेरी क्लास का जो शेड्यूल है वो आपको 10 तारीख से मिल जाएगा। ठीक है, 10 तारीख से क्लासेस है 17 तारीख तक, जहां पे एमपी का जो इकोनॉमिक्स, एमपी ज्योग्राफी और उसके साथ साथ कुछ और मिसलेनियस टॉपिक है उसको कवर कराया जाएगा। फिर यूनिट 9 भी वहां पे कवर मेरे द्वारा कराई जाएगी। चलिए इसको देखते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति। देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको पता है कि ट्राइब्स और देखिए शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट दो चीजें होती हैं, इनको हम मूल रूप से देख लेते हैं। देखिए ट्राइब और कास्ट में क्या समझ में आता है आपको, कि कुछ लोग होते थे पहले जो आज भी वैसे ही यथावत अवस्था में रहते हैं। इनका अपना एक संकेंद्रण होता है, इनकी अपनी खुद की संस्कृति होती है, सभ्यता होती है। ये लोग अपनी संस्कृति सभ्यताओं में निवास करते हैं, है ना। इनको ये नहीं पता होता है गांव की जो मतलब अभी वर्तमान में जो सभ्यताएं चल रही हैं, जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं उस सोसाइटी से, उस मुख्य धारा से विकास की बहुत कोसों दूर है, जहां वे अपनी खुद की संस्कृति में जीते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि ट्राइब्स अपना खुद का प्रोटोकॉल बनाते हैं, उनके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो अप वो करते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए जनजाति एक ऐसा मानक समूह जो निश्चित क्षेत्र में निवासरत होता है, भाषा व सांस्कृतिक एक रूपता और एकीकृत सामाजिक संगठन बनाए हुए रखता है। इनकी भाषा एक होती है, इनका कल्चर एक होता है, इनका भौगोलिक क्षेत्र भी लगभग सेम होता है, उस भौगोलिक क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते हैं ये लोग, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि संविधान में इनका उपवन कहाँ है। आप लोगों को यूनिट 10 भी है, ठीक है, यूनिट 10 धीरेन्द्र सर द्वारा पढ़ाया गया है हमारे यूट्यूब चैनल्स में, है ना। उसमें आप जाके भी देखेंगे जब, तो SC ST ये जो सारे पोर्शन है उसको जब कराया गया कि भाई अनुसूचित जाति आयोग, है ना, SC आयोग और ST आयोग, उनमें ये सब विस्तार से बताया गया कि क्या क्या चीजें। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए SC से संबंधित और ST से संबंधित कुछ आर्टिकल्स है अपने संविधान में, उनको वर्णित किया जा सकता है कि अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 341, है ना। ये क्या बोलता है आर्टिकल 341 कि राष्ट्रपति को अधिकार होते हैं भाई किसको लिस्टिंग करना है किसको नहीं करना है। 366 है मतलब परिभाषाएं और इनको लिस्टिंग करने के संबंध में आर्टिकल 334 और 336 की सब क्लॉज 24, इसमें बताया गया है SC के बारे में। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, है ना। इसमें जो बताया गया है वो, है ना, SC कम्युनिटी के बारे में, और ST के लिए जो प्रोविजंस किए गए हैं वो किसमें किए गए हैं, अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 सब क्लॉज 25 में। ठीक है, ये दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में आर्टिकल 341, आर्टिकल 366 सब क्लॉज 24, और यहाँ पे आर्टिकल 342 और यहाँ पे आर्टिकल 366 सब क्लॉज 24, जिसमें राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, और सारी चीजों को डिस्क्रिप्टिवली समझाया गया है ना। अब हम बात करते हैं आयोग की। अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 का या 338A, मतलब दो आर्टिकल में आयोग के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जहां पे SC आयोग के बारे में आर्टिकल जो दिया गया है वो 338 है, और सेकंड जो ST आयोग के बारे में आपको ST कमीशन के बारे में जो आर्टिकल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आपका 338 सब क्लॉज A। सब क्लॉज B क्या बताता है, OBC आयोग के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के आयोगों के बारे में। मध्य प्रदेश में जो विविध आयोग हैं इनके बारे में कौन कौन से 95 में गठित किया गया था। SC आयोग भी और ST आयोग भी कब गठित किया गया था, 95 में, और OBC आयोग भी आपको पता है 95 में भी सेम टाइम में इसको गठन किया गया था। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, और इसके भी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश सहकारी SC वित्त और विकास निगम की स्थापना 1979 में, जो व्यवसायिक ऋण होता है, जो कॉर्पोरेट आपके पास लोन दिया जाता है उसके लिए किया जाता था। ठीक है, हाँ इसका पेड कोर्स भी है। आप हमारे कोचिंग संस्थान का जो नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको प्रोवाइड हो जाएगी वहां से। अब बात करते हैं हम सबसे पहले SC की। देखिए शेड्यूल ट्राइब्स की अगर आप बात करो SC की, तो अनुसूचित जो जातियां होती हैं उनके बारे में देखिए कि इनकी कुल जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, वो परसेंटेज वाइज देखिए कि अगर 100% आपका, देखिए
15.6, थोड़ा सा ये पेन ना अगर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता तो समझ में आता आपको और अच्छे से। देखिए 15.6 इतनी परसेंटेज में ये क्या करते हैं, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का इतना पार्ट है। अगर देखिए 100% लोग आपके यहाँ निवासरत हैं कि पूरे 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से 15.6 लोग, समझ लीजिए 15.6 तो नहीं हो सकते, 16 ही होंगे, तो 15.6 लोग वो होंगे, वो क्या होंगे आपके एससी कम्युनिटी से, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करेंगे। इतने लोग आपके मध्य प्रदेश में यहाँ पे रहते हैं। पहली चीज, 48 अनुसूचित जातियां यहाँ पे मूल रूप से पाई जाती हैं। देखिए इनको लिस्टिंग करने का जो अधिकार होता है वो राजपत्रित उसमें होता है और राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं। इनके बारे में भी आपको सारा डिस्क्रिप्शन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो कमीशन वाले हमारे वीडियो से उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी जो जाति है मध्य प्रदेश की वो जाति कौन सी है आपकी, चमार जाति है। देखिए किसी को जाति सूचक नहीं कहना चाहिए, किसी भी व्यक्ति विशेष को जाति से प्रबोधन नहीं करना चाहिए, लेकिन जनसंख्या वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में जो चमार जाति है, चमार जाति बहुत ज्यादा मायने में है। ठीक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या में। उसके अलावा जाटव, बाथम, रैदास, है ना, रोहिदास, सूर्यवंशी, सतनामी, अहिरवार, मोची, रेगार आदि भी जातियां क्या होती हैं, मध्य प्रदेश में निवासरत है। ये सारी की सारी कैसी जातियां हैं, एससी है, शेड्यूल कास्ट। उसके बाद हम बात करते हैं इनसे संबंधित जो 2011 का सेंसस आया था उसमें क्या क्या चीजें बताएगी। देखिए 2011 के सेंसस में बताया गया कि इनकी जनसंख्या कितनी है, 1.13 करोड़। ठीक है, 1.13 करोड़ इनकी जनसंख्या है। 15.6% ये कुल जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 30, 82, 52। ठीक है, 30, 82, 52 क्या है, ये जनसंख्या है कि क्षेत्रफल है, 30, 82, 52 क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल। जनसंख्या की बात करें तो 7,26,26,809 लोग रहते थे 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें से इतने लोग तो भैया कौन हो गए, आपके एससी वाले हो गए 1.13 करोड़, जिनके परसेंटेज वाइज अगर आप लाए देखेंगे तो 15.6%। इसके अलावा महिला और पुरुष की संख्या जो है वो आप देख लेना, अपने हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण जाति की देख लेना है ना, ग्रामीण में लगभग 80 लाख लोग गांव में रहते हैं, 82 लाख लोग, और 30 लाख लोग कहां रहते हैं, आपके शहर में रहते हैं। 80 लाख गांव में, एक देखिए मोटा मोटा याद करना है आपको, प्रॉपर पूरा डेटा याद नहीं करना है, ये डेटा आपको याद होगा नहीं क्योंकि बहुत सारा डेटा आपको पढ़ना है ना। तो 80-82 लाख टोटल जो जनसंख्या है वो आपके गांव में रहती है, शहर में, और गांव में, और 30 लाख जो जनसंख्या होती है वो शहर में रहती है ना। उसके बाद हम बात करें कि कुल अनुसूचित जाति में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो 73% गांव में रहेंगे और 27% आपके शहर में रहेंगे। फिर बात करते हैं कि इनका जो घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व, वो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। देखिए डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, घनत्व का मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर रीजन, अगर कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र की अगर हम बात करें, है ना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जितने निवासी यहां पे रह रहे हैं एससी वाले, उनकी संख्याओं को आप क्या कह देते हो, उसका जनसंख्या घनत्व ये कहते हैं। तो ये जो जनसंख्या घनत्व ये 37 है कि इतने लोग क्या कर रहे हैं, रहते हैं। देखिए कुल क्षेत्रफल से जब आप कुल जनसंख्या का डिवीजन दे देंगे तो आपको इस क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं उस तरफ, मतलब आपकी जितनी जनसंख्या उस पर क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुल अनुसूचित जातियों की जो संख्या वो कितनी आपकी है, वो 48 है। कुल अनुसूचित जातियों की संख्या 48 है ना। कुल अनुसूचित जाति में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 66% लोग इसमें साक्षर हैं। उसके अलावा जो आपका कुल अनुसूचित जाति में साक्षरता का प्रतिशत हो गया। पुरुष और महिला साक्षरता की बात करें तो पुरुष की साक्षरता कितनी है आपकी, मेल वाली वो 76.70%, और जो फीमेल है उनकी वाली कितनी है, 54.70%। इतनी जो आती है यहाँ पे आपकी लिटरेसी रेट आ जाती है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कितनी चीजें इसमें देखनी है। देखिए इसको क्विक से रिवाइज करते हैं। 1.13 करोड़ टोटल जनसंख्या रहती है, जिनका प्रतिशत अगर मध्य प्रदेश की जनसंख्या में देखें तो 15.6% होता है। जहां पे ग्रामीण क्षेत्र में केवल कितने लोग रहते हैं, 73%, और शहर में कितने रहते हैं, 27%। उसके अलावा इनकी जो डेंसिटी देखेंगे हम, जनसंख्या घनत्व, वो 37 है आपका। ठीक है, इतनी बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। और इनकी लिटरेसी रेट कितनी है, 66%। अगला देखते हैं अनुसूचित जाति की संख्या, है ना। अब नगरीय और जो आपकी ग्रामीण, देखो ज्यादा डीप में अगर पूछेगा एमपीपीएससी तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 30.74 लाख जो है वो कैसे नगरीय, है ना, आप देख भी चुके हो उसको। सर्वाधिक जो जनसंख्या वो कहां रहती है, तो इंदौर में। देखिए सर्वाधिक एससी जो रहते हैं वो कहां रहते हैं, इंदौर में, और सबसे कम एससी रहते हैं वो कहां रहते हैं, आपके झाबुआ में। ठीक है, वो सारे जो कम होते हैं वो एससी कहां रहेंगे, आपके झाबुआ में। इसके साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति प्रतिशत वो कहां पे है, उज्जैन में। परसेंटेज वाइज कहां पे है आपका,
उज्जैन में, और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत में वो भी कहां है, आपके झाबुआ में। परसेंटेज में दोनों झाबुआ है, और अगर जनसंख्या की बात करें तो इंदौर में सबसे ज्यादा, और सबसे कम कहां पे, मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वो कहां पे मिलती है आपको, उज्जैन में मिलती है। अनुसूचित जाति में जो साक्षरता प्रतिशत है वो आप देख चुके हो। उसके अलावा इसका लिंग अनुपात, देखिए अनुसूचित जाति का जो लिंग अनुपात है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है, औसत से बहुत अच्छा, ये बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जहां पे 920 लिंग अनुपात है, और 2001 में जो इनका अनुपात रहा है वो 905 था। तो आपसे ना एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लो लास्ट सेंसस के बीच का डिफरेंस अगर पूछा तो वो बताना है कि कितना डिफरेंस रहा था, तो 15 का डिफरेंस आ जाएगा आपको, ठीक है। 15 का डिफरेंस है इनके लिंग अनुपात में। 2001 की जब जनगणना हुई तो 905 लोग थे, 905 प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 905 थी। फिर 2011 का जो सेंसस आया इसमें 920 हो गई, मतलब 80 लोग हैं उनकी शादी नहीं होगी भैया, है ना। 1000 लोग हैं उसमें से 920 लोगों को तो दुल्हन मिल जाएगी, लेकिन 80 लोग जो है उनको दुल्हन मिलने में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है वो कुछ अपना सॉल्यूशन निकाल लें, ठीक है। फिर अनुसूचित जाति में सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, बालाघाट। सर्वाधिक साक्षर जिला आपका बालाघाट है। आपको पता है बालाघाट ऑलरेडी रिनोन है किस लिए, कि यहाँ का जो औसत लिंग अनुपात है वो कितना है, सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। फिर ग्रामीण अनुसूचित जो जनजाति जो जाति संख्या है उसके बारे में आपको बताना है कि कितना है, तो 82.68%। ग्रामीण अनुसूचित जाति संख्या, ये नहीं अपन ने पीछे कर लिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के बारे में और क्या क्या चीजें यहाँ पे है वो आपको देखना है। सबसे बड़ी जाति जो है अनुसूचित जनजाति, सॉरी, अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में देखिए आपको जो फोकस करना है वो शेड्यूल कास्ट में उतना ज्यादा नहीं करना। अगर आपको ये भी याद है कि 15.6% जो है टोटल इनका यहाँ पे मतलब इनका वॉल्यूम है, कितना रहते हैं ये लोग, है ना, तो इतना भी अगर आपको याद है तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट चीजें होती हैं। थोड़ा थोड़ा आप देख लें कि भाई इनके बारे में जो आपने देखा था कि कितना परसेंटेज शेयरिंग है, कहाँ कहाँ रहती है, कौन कौन सी जाति प्रमुख है, उतना काम का था, जिसमें चमार सबसे ज्यादा है, 48 टोटल क्या है आपकी एससी कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट जो है लिस्टेड है। अब बात करते हैं एसटी की। देखिए ये टॉपिक आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप 5 स्टार टॉपिक बोल सकते हैं, है ना। ये इसीलिए क्योंकि देखिए कास्टिज्म से इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। इनका आर्ट एंड कल्चर, इनकी जनसंख्या, इनका निवास स्थल, इनके क्रियाकलाप, कहां ये निवास करते हैं, किस तरह की इनकी बोली है, किन किन शैलियों में ये अपने लोक गंजन करते हैं या फिर गायन करते हैं, सारा कुछ आपसे पूछा जाता है। तो देखिए अनुसूचित जनजाति की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति वो कौन सी है, भील, जो कि भारत की 2nd नंबर की जनजाति आती है। और फिर मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी, गोंड, जो भारत की कौन सी है, 1st जनजाति, ठीक है। और यहाँ पे गोंड 2nd आ जाती है। और कोल भी हमारे यहाँ की एक प्रमुख जनजाति, ये मेल ट्राइब्स आपके यहाँ पे पाई जाती है। और सबसे छोटी जनजाति की अगर हम बात करें तो सीधी में पाई जाने वाली कवार जनजाति। देखिए कवार जनजाति के जो लोग हैं ना, अब वो मतलब नोटेशन में बचे हुए 17-18 हजार ऐसे कुछ बोला जाता है कि भाई बस इतने लोग जो हैं वो लिस्टेड बचे हैं, बस उसके अलावा ज्यादा नहीं बचे। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो पहला। देखिए जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उसमें हम नंबर 1 पे हैं। अगर वॉल्यूम वाइज देखें कि कितनी हमारे यहाँ जनसंख्या है तो जनसंख्या में हम पहले नंबर पे हैं, और प्रतिशत में देखेंगे तो 13वें नंबर पे। परसेंटेज में ओवरऑल जो जनसंख्या है उसके परसेंटेज में मतलब आपके 21.09% जो आपका परसेंटेज है, इसके बिहाफ में क्या है, आप 13वें नंबर पे आते हो। ये क्वेश्चन देखिए एक एक लाइन को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है, इसका मतलब क्या है। जनसंख्या की बात करें तो नंबर 1 पे हैं आप, और ओवरऑल भारत में अगर देखें तो 13वें नंबर पे हैं। हम बात करें कुल जनसंख्या कितनी है प्रदेश में, तो आपके 21.09% है। इसमें कितनी जनजाति समूह जो है वो क्या है, अधिसूचित है, तो आपकी 43 जो जनजातियां हैं वो आपकी अधिसूचित है। फिर मध्य प्रदेश में आदिम जाति मंत्रणा परिषद, देखिए आदिम जाति मंत्रणा परिषद, इसका गठन कब किया गया था, 1957 में, और इसका पुनर्गठन भी एक बार हो चुका है जो हुआ था आपका 2014 में, है ना। बात करते हैं जनजाति संग्रहालय की, तो जनजाति संग्रहालय जो है वो भोपाल में है। देखिए जनजाति संग्रहालय में 2 चीजें आती हैं, है ना, अभी हम उसको भी पढ़ेंगे एक एक करके, आएगा बीच में। आदिवासी विश्वविद्यालय जो बनाया गया है इसको क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी आदिवासी जो विश्वविद्यालय है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ये अमरकंटक में, क्या आजकल सीयूटी भी चल रहा है ना, तो उसका भी यहाँ पे फ्लेवर थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। हमारी एक और विंग है सीयूटी की, उसमें हम ये सब देखते रहते हैं। तो देखो 2008 में जो स्थापना की गई थी वो अमरकंटक में आदिवासी विश्वविद्यालय की। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त और विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई है, 1994 में। जब आप और मैं इस दुनिया में नहीं आए थे उससे पहले क्या हुआ था,
मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त और विकास निगम आ चुका था 1994 में। नेक्स्ट, केंद्रीय इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय, वही अमरकंटक वाला जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना। उसके अलावा ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये देखिए ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 1954 में ये खोला गया था, कहां पे, छिंदवाड़ा में, है ना, छिंदवाड़ा में खोला गया था। और अभी कहां पे स्थानांतरित कर दिया गया इसको, भोपाल में, ठीक है। ये इसको आपको देखना है, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, यहां पे रिसर्च एनालिसिस के लिए छिंदवाड़ा को पहले सेलेक्ट किया गया, फिर वहां से सिलेक्शन होकर क्या हो गया था, इसमें भोपाल ला लिया गया। और ये कब लेके आया गया था, 1965 में, ठीक है, 1965 की ये घटना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1964 में आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना हुई 1964 में। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध और विकास केंद्र कहां पे, अब भोपाल में। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको डायरेक्ट आपको अज्यूम्स होना चाहिए कि यार हाँ क्या क्या चीज इसमें आता है, ठीक है। अच्छा बबीता जी यहां से पढ़ी हुई, वेरी गुड। बता सकते हैं आप कुछ और डिस्क्रिप्शन के बारे में, अगर कुछ पता हो तो हमारे साथ और जो लोग जुड़े हैं उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहां पे बनाया गया है, झाबुआ में। देखिए याद रखिए कि जो रिसर्च है, शोध और विकास, शोध और विकास, इस पे आप बार बार ध्यान देना। शोध और विकास हम करते हैं वो कहां पे होता है, राजधानी से होता है, मतलब भोपाल से। और जब हम बात करते हैं संचार, तो संचार के लिए राजधानी से सुदूर क्षेत्र कौन से हैं आपके, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर के पास क्या है आपका, झाबुआ। तो झाबुआ में क्या होगा, संचार, आदिवासियों का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में बनाया गया है, ठीक है। विश्व के पहले भीली रेडियो सामुदायिक केंद्र की स्थापना कहां की गई है, जो आपके चंद्रशेखर आजाद का गांव था, भावरा गांव, जिसका नाम वर्तमान में क्या हो गया है, चंद्रशेखर आजाद गांव, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी अलीराजपुर में। मवासी जनजाति छिंदवाड़ा में जो रहती है, इसका शब्दकोश भी तैयार किया जा रहा है, कोई काम का नहीं आपके। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति फिल्मोत्सव, इसका आयोजन 2000 से प्रारंभ किया जा चुका है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म उत्सव है, इसका आयोजन हर साल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है। 1980 में आदिवासी साहित्य का प्रकाशन वन्या नामक एक पत्रिका आती है, याद रखिए वन्या पत्रिका, इससे हो रहा है। आदिवासी साहित्य जो होता है, जो लिटरेसी आपने लिखे होंगे आदिवासियों की, है ना, कोई तो और जनजाति ने लिख दिया कि भाई कुछ आया आपके मन में भी, आपके मन में भी आया होगा। जैसे हमारा घर है, तो हमारे घर के पास वहां पे भारिया और ये गोंड ट्राइब रहती है ना, तो उसके कोई साहित्यकार है लिटरेसी का अगर काम करते हैं, तो अगर उन्हें रिनोन होना है तो उन्हें वन्या नामक जो पत्रिका होती है, इस पत्रिका में अपने आर्टिकल को पब्लिश कराना होता है। अगर वो इसमें पब्लिश करा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो रिनोन आर्टिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। तो वन्या पत्रिका इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं पीवीटीडी की। तो देखिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये एक ग्रुप होता है जिसमें हम देखते हैं कि अति पिछड़ी जो जनजातियां होती है, आपदाग्रस्त जनजातियां, इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नाम आता है बैगा, सहरिया और भारिया। देखिए अगर आप ट्राइब्स पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की और आपको चीजें समझ में आ रही, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैगा, सहारिया और भारिया, ये तीनों ही ट्राइब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब फॉर यू, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द पीवीजीटी ग्रुप्स। देखिए पीवीजीटी ग्रुप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप ये समझिए वेन डायग्राम से कि ये पूरे अगर ट्राइब्स हैं, पूरे समहाउ ट्राइब्स हैं, आपको यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब भी समझ में आ जाएगा और आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ जाएगा कि पीवीटीडीज क्या होते हैं, ठीक है। पीवीटीजी जो पूरी अगर ट्राइब्स हैं, इसमें से जिनको अधिसूचित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ में, तो उनको आप बोल देते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जनजाति। लेकिन उसके ऊपर भी एक और लिस्ट बनाई गई, उसके अंदर इन अनुसूचित जनजातियों में से भी जो आपदा से ग्रस्त है, जो वर्नरेबल ट्राइब्स है ना, उन सभी ट्राइब्स को आप क्या करते हो, उनको कहां शामिल कर देंगे हम, पीवीटीजी ग्रुप्स में, ठीक है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अनुसूचित जो जातियां होती हैं, इनको कहां कहां पे दर्शाया जाता है, मतलब कहां कहां पे इनका नामकरण किया गया, किस किस कालखंड में क्या क्या बोला गया। देखिए साइमन कमीशन ने सबसे पहले अनुसूचित जाति या शेड्यूल्ड ट्राइब इस वर्ड का उपयोग किया था। उसके बाद अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कहां पे है, मिलता है आपको भारतीय संविधान में भी मिलता है। साइमन कमीशन ने दलित शब्द भी कहा है, ठीक है, इसका भी उपयोग किया गया है। आप लोग देखते हो ना दलित कह देते हैं कई बार, वो भी। उसके बाद हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया है, हरि के जन। देखिए आप किसी को दलित कह रहे हैं, है ना, किसी को शेड्यूल, मतलब मैं भी ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, बट समहाउ अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को इन सब जाति सूचक शब्दों से जब प्रबोधित करेंगे, संबोधित करते हैं, तो उससे क्या होगा, एक गलत एसेंस जाता है, उनको लगता है कि वो समाज की मुख्य धाराओं से
जुड़े हुए नहीं है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इनको क्या बोल दिया था, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सॉरी है ना, अनुसूचित जाति वाले, शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को। तो इनको क्या कह दिया उन्होंने कि ये हरि के जन है, विशेष जन है ना, इसीलिए हम इनको इंक्लूड करते हैं। शूद्रा करके भी कई जगह नाम आता है ना। हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने हुआ शूद्रा करके जो बुक लिखी है उसमें बताया है कि शूद्र की स्थिति क्या है, क्या चीजें थी, है ना, हुआ शूद्रा सब कुछ। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति। देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति की जब आप बात करते हो तो इसमें कौन कौन सी जनजाति आती है उसको हम देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो सेंसस है ना, अनुसूचित जनजाति की सेंसस 2011 वाले एसटी वाले देख रहे हैं, है ना। अभी हमने लास्ट टाइम जो देखे थे सेंसस वो किसके देखे थे, आपके एससी के। नाउ एसटी के जब हम लाई करते हैं तो 1,53,00,000 इतने लोग मध्य प्रदेश में निवासरत है, जिनकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 21.09%। देखिए जीरो के बाद वहां पे 9 आ जाता है, तो इसलिए हम उसको कई बार क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ये दशमलव पद्धति आपको पता होगा ना, कभी कभी गणित भी पढ़ाते हैं हम। 21.1% जो होता है वो इसकी संख्या में आपको दर्शा देते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर 21.1 आया या फिर 21.09 आया तो दोनों ही जो है वो आपके किस में आ जाते हैं, परसेंटेज वाइज, कि एसटी का परसेंटेज। अनुसूचित जनजाति का 10 की वृद्धि दर, देखिए जो आपका डिकेड में कितना वृद्धि हुआ है, एक पूरे डिकेड में, उसको मेजर करते हैं हम कि एक जनसंख्या कितनी थी, समहाउ 1 लाख के आसपास रही होगी, मतलब 1,25,00,000 के आसपास रही थी। तो अब 1,53,00,000 होगी, तो मतलब कितना ज्यादा इसमें वेरी किया है, तो लगभग 25% जो है वो उसको वेरी किया गया था। तो 10 की वृद्धि दर इसकी 25.2% है। मध्य प्रदेश के जो एमपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए अन्य एग्जाम्स होते हैं, लाइक एई का एग्जाम होता है या फिर किसी अन्य फेडरेशन के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति का 10 की वृद्धि दर कितना रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 25.2 इतना आपका क्या परसेंटेज आपका 10 की वृद्धि दर रहा है। सर्वाधिक जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो देखिए सर्वाधिक जनजाति वाला जो जिला है वो आपका है अलीराजपुर। सर्वाधिक जनजाति कहां पाई जाती है, अलीराज। देखो जब अलीराजपुर नहीं बना था 2008 में, तो 2008 से पहले झाबुआ एक मर्जर डिस्ट्रिक्ट था, और झाबुआ को क्या किया जाता था कि झाबुआ क्या है आपका ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा एसटी पाए जाते हैं। तो कुछ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं उसमें 2008 के पहले के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां झाबुआ देखने को मिलता है। वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के बाद आपको पता होना चाहिए कि अलीराजपुर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब रहते हैं। कुल अनुसूचित जनजाति की साक्षरता का प्रतिशत अगर हम बात करें कितने प्रतिशत साक्षर है, तो देखिए 50-50 वाला काम है इनका, आसान। ये भाई देखो 50% स्कूल जाएंगे, 50% नहीं जाएंगे, है ना। हमें तो क्या करना है, भारिया नृत्य करना है, ये काम इसमें मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक साक्षर जिला। देखिए सर्वाधिक जो साक्षर जिला है अनुसूचित जनजाति में वो क्या है आपका, बालाघाट। बालाघाट लिटरेसी में वैसे भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जनजातीय व्यक्तित्व पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेन, कि हम भाई जिस कोर्स में आए थे, जिसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देना था और सारी चीजें पढ़ रहे हैं, एक्चुअली सर बता तो दो कि वो कहां कहां रहते हैं, कौन है एक्चुअल में जिनकी हम बात कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ आपने माइंड फ्रेम देखा कि सर शेड्यूल कास्ट आप बता रहे हो, शेड्यूल ट्राइब बता रहे हो, लेकिन एक्चुअल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है क्या। तो हम बात करेंगे जनजातियों की, मध्य प्रदेश में जनजाति या फिर शेड्यूल ट्राइब्स की। तो देखिए ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैप दिख रहा है, इस मैप में आपको विजुअल्स क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ऊपर से उठाते हैं एक एक करके, है ना। सहरिया जनजाति जो रहती है ये आपके नॉर्दर्न रीजन में रहती है, मतलब आपके नॉर्थ साइड में निवासरत है, जिनका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना। इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति आपके निवासरत। फिर दूसरी जनजाति हम सबसे लास्ट में देखें इधर पे, तो आपके मालवा वाला जो रीजन है, मालवा और निमाड़ में या मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, वो आपके मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति रहती है, जिस जनजाति को आप क्या कह देते हो, भील जनजाति। भील जनजाति यहां पे निवास करती। आपके सदर्न रीजन में कोरपू जो बैतूल, हरदा, होशंगाबाद और निमाड़ वाले रीजन में मूल रूप से रहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपको दिखते हैं यहां पे पारधी। पारधी जो आपके सीहोर, भोपाल और रायसेन में, इनको विलुप्त प्राय जो जनजाति है उसकी सूची में भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, विलुप्त प्राय मतलब ये पीबीजीटी वाले ग्रुप में नहीं है, ये विलुप्त प्राय दूसरी वाली लिस्ट में पारधी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जनजाति आपकी कौन सी, थोड़ा सा नीचे आएंगे आप कोरकू की जस्ट बाजू में, तो आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में रहते हैं आपके भारिया। भारियाओं का निवास स्थल कहां पे है, छिंदवाड़ा में। फिर नेक्स्ट, और आप जब देखते हैं ये जो रेड आपको दिख रहे हैं सारे ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल आपको शो कर रहे हैं कि जहां जहां पे नर्मदा के दोनों छोरों पे गोंड जनजाति का निवास स्थल है। हालांकि गोंड जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में आपके पाए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से जो इनका निवास स्थल है वो आपको कहां देखने को मिलेगा,
जितने भी जो आपके सतपुड़ा वाला पहाड़ी क्षेत्र होता है इसमें मूल रूप से, ठीक है। और ये वाला जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है इसमें गोंड सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं कि बालाघाट में, तो बालाघाट में जो जनजाति पाई जाती है वो हलवा जनजाति है ना, और बैगा जो होती है वो मंडला बालाघाट दोनों ही जिलों में मूल रूप से पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगरिया, जो कि उपजाति है किसकी, गोंडों की। अगरिया आप लोग पढ़ते हैं ना, किसकी उपजाति है ये अगरिया, गोंडों की बैगा की है ना। आप लोग चैट बॉक्स में बताना, अभी पढ़ेंगे उसको भी, है ना। उसके बाद पनिका, जो पनिका होते हैं वो कहां कहां पाए जाते हैं, आपके शहडोल सीधी वाले रीजन में यहां पे पाए जाएंगे, शहडोल और सीधी वाले रीजन में मूल रूप से पनिका, जिनको बुनकर भी हम कहते हैं, है ना, कबीर भगवान से संबंधित ये थे। उसके अलावा कोल, जो कोल जनजाति है ये बघेलखंड में मूल रूप से पाई जाती है, जहां पे आप कोलों को सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, है ना, अनूपपुर वाले रीजन में भी आप देख लेते हैं उनको, ठीक है। अनूपपुर, उमरिया में भी ये देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खैरवाड़ जनजाति जो है ये आपके छतरपुर और पन्ना में पाई जाती है। जो खरियागढ़ है इनका मूल निवास कैमूर पहाड़ी पर, उसको पाया जाता है कि भाई यहां से क्या हुआ, इनका उद्गम हुआ है खैरवाड़ जनजाति, जो कत्था बनाने का काम करती है ना। जो आप लोग सबको चूना लगाते हैं ना, तो चूना को बैलेंस करने के लिए जो कत्था लगाया जाता है वो यही बना के देते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एक एक जनजाति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो आपकी ट्राइब है इसमें आपका नाम आता है किसका, भील ट्राइब, ठीक है। जो आपकी भील ट्राइब है, भील जनजाति, इसका जो क्षेत्र विस्तार है अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में भील रहते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा देखिए, हर एक पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा, इसको एक कहानी के रूप में लें और हर एक बात यहां पे जो एक क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में। सबसे बड़ी, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका अर्थ क्या होता है, भील का अर्थ ही होता है धनुष। देखिए भील जो होता है आप लोग देखते हो ना, बिल, इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इसका अर्थ होता है धनुष। और ये शब्द जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, तमिल शब्द भील या भील से, भील या भील से शब्द को लिया गया है। इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, है ना, मालवा और निमाड़, दोनों ही क्षेत्रों में ये निवासरत है। फिर हम बात करेंगे उपजातियों की, तो भीलों की कौन कौन सी उपजातियां होती है, तो देखिए बरेला, पटालिया, उमड़ी, बेगास, रथियास और भिलाला, ये इनकी प्रमुख उपजातियां। इसमें से भिलाला जो जाति है इसके आपने बहुत सारे जो व्यक्तित्व देखते थे ना, जनजाति व्यक्तित्व, इससे संबंधित लोग आपको देखने को मिले थे, जहां पे इनकी उपजातियां हैं बरेला, पटालिया, रथियास, बेगास, उमड़ी और भिलाला। इन्हीं में एक भील होते हैं जिनको बोलते हैं ताड़वी भील या उमड़ी भील। तो देखिए ताड़वी या उमड़ी भील जो होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये लोग इस्लाम को मानते हैं। देखिए जनजातीय लोग जो होते हैं ना, ये किसी धर्म को नहीं मानते, ना ही हिंदू धर्म को मानते हैं, ना ही ईसाई धर्म को मानते हैं, ना मुस्लिम धर्म को। इनके अपने कल्चर होते हैं, इनके अपने भगवान होते हैं। लेकिन जो ताड़वी जाति है ना, ताड़वी इनकी उपजाति है, ये किसको मानती है, इस्लाम मजहब को मानती है, मतलब ये मुस्लिमों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, उनके फॉलोअर्स की तरह। तो ये स्पेशल हो जाती है। बाकी जो सारी जनजातियां हैं, बाकी की सब उपजातियां हैं, वो इनके खुद के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और हिंदुइज्म से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट, इनके प्रसिद्ध जो चित्र होता है वो चित्र कौन सा है, पिथौरा। पिथौरा चित्र आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में भी हमने देखा था कि पेमा फाल्या का पिथौरा जो चित्र है उसके केंद्र में घोड़ा होता है। ये जो चित्र है ना, ये पेंटिंग आपके धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाई जाती है। इसको आर्ट फॉर्म तो आपने दिया, लेकिन ये है क्या, मेनली आपका कौन सा चीज कहा जाता है, ये पिथौरा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। फिर भीलों के ऊपर जो लिखी गई प्रमुख किताब थी द भील स्टडीज, पीवी नायर ने जो लिखा है द भील स्टडी, टीवी नायर के द्वारा ये लिखी गई है ना। इसके बाद बात करते हैं भील जनजाति में एक प्रिंट का उपयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं हम क्या, नंदना प्रिंट। देखिए नंदना प्रिंट और भी स्थान पे उपयोग होता है, लेकिन जो भीलों द्वारा बनाया जाता है प्रिंट वो नंदना प्रिंट होता है, कपड़ों में इसका उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिस नृत्य को कहते हैं आप गबरी, ये इनका प्रमुख लोक नाट्य है गबरी। इनके क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है, आपको पता है जीआई टैग मिला हुआ है झाबुआ में, है ना। झाबुआ में जो कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है वो यहीं पे पाया जाता है, जिसको आप और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बता दिए जो लोग ऑनलाइन है, इसका और क्या नाम है कड़कनाथ का, किस नाम से और आप जानते हो। उसके बाद भीलों के गांव को आप क्या कहते हो, पाल कहते हो। भीलों का गांव क्या कहलाता है, पाल, है ना। भीलों का जो गांव होता है उसको आप पाल के रूप में जानते हैं। इनके निवास स्थान जहां पे ये लोग रहते हैं उसको फाल्या कहते हैं, और जो इनका घर होता है उसको कू कहते हैं। इनका निवास स्थल को आप क्या कह देते हो, फाल्या, और जो इनका घर होता है उसको कह देते हो आप क्या, कू। क्या बात है, किसी को नहीं पता है क्या क्या है कड़कनाथ मुर्गा, इसको क्या नाम से जानते हैं यार, नॉन वेजिटेरियन भी होंगे वो बता ही सकते हैं ना।
बता दिया करो थोड़ा थोड़ा, मुझे भी पता नहीं कि आप लोग आज सोए नहीं हो, नींद कोई खराब नहीं करना चाहता है अपनी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मदवी, भदवो, भगत। इस जाति के सबसे पवित्र व्यक्ति माने जाते हैं। ये जो लोग होते हैं मदवी, भदवो, भगत, ये सभी इस जाति के क्या हैं, पवित्र व्यक्तित्व हैं। फिर प्रमुख देवताओं की अगर हम बात करें कि भील ट्राइब में कौन कौन से जो व्यक्ति होते हैं वो प्रमुख देवता हैं, तो देखो राजा पंथा, है ना, उसके अलावा घोड़े सर्प, इनकी पूजा की जाती है प्रमुख रूप से। जहां पे गांव के जो प्रशासन का काम किया जाता है वो कोटवार के द्वारा किया जाता है ना। और गांव के मुखिया को आप क्या कह देते हो, गमैती। याद रखना कोटवार और गमेती दो शब्द आते हैं। आप लोगों ने आजकल देखा होगा आपके गांव में एक व्यक्ति होता है जो ट्राइब्स में नहीं है, उनके भी गांव में एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन के और ब्लू कलर की एटलस साइकिल होती है उनके पास, उनको आप कहते हैं कोटवार, है ना। एक टोपी भी पहनते हैं, वो हेड ब्लू कलर का पूरा उनका ड्रेसअप होता है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको फंड देती है, उनका मासिक वेतन वगैरह दिया जाता है, जो अपने खुद के स्वयं के कृषि बाड़ी के काम करने के साथ साथ कोटवारी का काम करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे भुजेलिया का कोई पर्व हुआ, रक्षाबंधन के जो बाद होता है ना भुजेलिया वगैरह का पर्व, तो उस पर्व में, हाँ उस पर्व में क्या करते हैं आप लोग, मैनेज करने का काम, कि गांव वालों ने अगर कोई रैली निकाली है तो कोटवार जो है उसको अनुशासित करेगा, कोटवार वहां पे क्या करेगा, मैनेज करेगा। आप उसको लोकल पुलिस की तरह भी देख सकते हो। अगर गांव में कोई घटना होती है तो पुलिस सबसे पहले किससे कांटेक्ट करती है, कोटवार से, या कोटवार उनको अधिसूचित करता है कि साहब गांव में ऐसा ऐसा फलाना फलाना काम हो गया है। हाँ बिल्कुल, जागते रहे साकेत जी, है ना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनके प्रमुख पर्व कौन कौन से होते हैं, तो देखिए भीलों का जब भी नाम आता है तो पहला पर्व आपको आता है भगोरिया। आपके अभी रिसेंटली होली के बाद जो भगोरिया पर्व हुआ, इसमें आपके जो मामा मामी गए, रियल वाले मामा मामी, है ना, शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने क्या किया, इसको राजकीय पर्व और सांस्कृतिक पर्व के रूप में इसमें नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, बहुत ही हाईलाइट हुआ ये पर्व इस साल। इसके अलावा जतारा, गल और चलावड़ी, ये इनके क्या होते हैं, प्रमुख पर्व होते हैं। ठीक है, कोटवार मालवा साइड में क्या बोलते हैं भैया, जनरली चौकीदार कहते हैं, हाँ चौकीदार भी कहते हैं, सही कह रहे हैं सर आप ना। उसके बाद देखते हैं भगोरिया पर्व। इसके 3 भाग होते हैं भगोरिया पर्व। अगर हम बात कर लेते हैं भगोरिया पर्व की, देखो आप में से जो आधे लोग बैठे हुए हैं ना, अपना समय, बहुत बहुकीमती समय अपने किसी और व्यक्ति को ना देके जो मुझे समय दे रहे हैं आप, है ना, उसी के बारे में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बता देता हूं, आपकी लाइफ की मुश्किलें थोड़ा आसान हो जाएगी। तो देखिए 7 दिनों का ये पर्व होता है भगोरिया पर्व, जिसको हम 3 भागों में देखेंगे। पहला भाग आता है आपका गुलालिया, दूसरा भाग जो आता है आपका गोल गधेड़ो, और तीसरा भाग जो आता है उसको कहते हैं उजाड़िया। देखिए गुलालिया जो है, ये जितने लोग अभी टाइम निकाल के देख रहे हैं ना क्लास, उन्हीं के लिए भैया ये, है ना, या जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे। देखिए गुलालिया में क्या होता है कि जो लोग विवाह हेतु इच्छुक हैं, युवक युवती, इस एज में आके क्या है, सभी विवाह हेतु इच्छुक तो हो ही जाते हैं ना। तो विवाह हेतु जो इच्छुक युवक और युवती हैं, वो अपने पसंद की युवती को गुलाल लगाते हैं, और गुलाल लगा के क्या करते हैं, अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। देखो आपने गुलाल लगाया, किसी लड़की को आप प्रपोज कर रहे हैं, तो प्रपोज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको, यू डोंट हैव टू से आई लव हर, मतलब आई लव यू ऐसे करके आपको नहीं बोलना है। आपने बस क्या करना है, उसको बोल देना है कि भैया मैंने गुलाल लगा लिया, आप मुझे पसंद हो। इतना बढ़िया इनका शालीनता के साथ ट्रेनिंग। लड़की क्या करेगी, अगर रिटर्न में इनको गुलाल लगा दे, अगर वो भी फेवर में क्या कर रहे हैं, है ना, कोई व्यक्ति नहीं, कोई बात नहीं, अभी इसके बाद व्यक्ति मिल जाएगा, है ना, अगर लड़की भी रिटर्न में गुलाल लगा दे, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि भाई हाँ है, आपका प्रपोजल जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड इफ शी रिटर्न, है ना, अगर उन्हें रिटर्न में आपको क्या किया, गुलाल लगा दिया, आपका गुलाल रिटर्न कर दिया। तो इसमें क्या होता है, गुलाल लगा दिया जाता है ना, और बदले में सहमति दर्शा दी जाती है कि भाई उसने भी लगा दिया, आपकी सहमति हो गई यहां पे। अब शुरू के 2 दिन ये पर्व चलता है, जो 7 दिनों में से 2 दिन तो यही काम चल रहा है, आप किसी को पसंद कर रहे हो, कोई आपको पसंद कर रहा है, बस कितना बढ़िया माहौल होता होगा, बिल्कुल झाबू, एक बार तो मैं भी जाऊंगा यार, ठीक है, जाके देखना है बिल्कुल कि क्या हो रहा है। देखो सारे लोग होते हैं ग्रुप में आते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, ग्रुपिज्म में लोग आते हैं, एक जैसी ड्रेसेस पहनते हैं। एक लोग आए तो उन्होंने अपने पूरे ग्रुप के साथ आए, सारे के सारे एक जैसी ड्रेस पहन रहे हैं। एक लोग आए वो भी सारे अपने जैसे ड्रेसेस पहन रहे हैं। इनमें से जो लोग सेलेक्टिव लोगों को अपना गुलाल लगा देंगे, उनको भी लोग पसंद आ गए, वो लोग लगा लेते हैं, ठीक है। मेरी तो हो गई शादी, हाँ कोई बात नहीं बबीता जी, है ना। तो जो अब इसमें क्या होता है कि गुलाल एक दूसरे को लगा दिया, यहाँ पे सहमति बन गई, सब बढ़िया से हो गया काम। ये 2 दिन चलता रहा, सबने मिलजुल के अपने अपने साथी को पसंद कर लिया, अपने अपने लोग। अब गोल गधेड़ों में क्या होता है कि जिन जिनको पसंद किया था आपने, सब लोग समूह में थे, और समूह में जो लोग रहते हैं, अब इनमें से आपको क्या करना है, युवक को अब यहाँ अपने साहस का परिचय देना है। और साहस का परिचय कैसे देना है, गोल गधेड़ों में ही आ रहे हैं। साहस का परिचय ऐसे देना है युवक को कि युवती को लेके भागना है उसके बीच में। देखो युवती को लेके आप जब भागोगे तो भागने में अब जितने इनके साथी लोग होंगे वो तो रोकेंगे, और इनके कम्युनिटी के और लोग होंगे भैया वो रोकने का प्रयास करते हैं।
तो जब ये रोकने का प्रयास करते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि उनसे बचते हुए भागना है, और ऐसा भागना है कि मिलना नहीं है, अनटिल और अनलेस, मतलब आप जब तक के आप भाग नहीं जाते। एक बारी भाग गए फिर वापस आओ, बोल दो हमारी तो शादी हो गई, है ना। वैवाहिक अनुष्ठान है ये जो भगोरिया पर्व। कैसा पर्व है? वैवाहिक अनुष्ठान का पर्व भी आप इसको बोलते हैं। तो युवती को लेके भागना है, यहाँ साहस दिखाना है आपको, है ना। ये 3 दिन तक चलता है। देखो पहले दिन आप सफल नहीं हुए, तीसरे दिन, चौथे दिन आपने अटेम्प्ट मारा, चौथे दिन भी आप अटेम्प्ट सही नहीं हुआ, पांचवें दिन आपने फिर अटेम्प्ट किया कि यार अब फाइनली भाग जाता हूं, नहीं तो अब तो मिलेगी नहीं, है ना। तो आप इसमें से भाग गए। गोल गधेड़ों का यही पर्व होता है। फिर बचे कुछ क्या हुआ कि भैया अब आपका सारा कुछ निपट गया, अपने अपने पार्टनर्स को लेके आप भाग गए हो, सब व्यक्ति निकल गए। नेक्स्ट आता है आपका उजाड़िया। अब उजाड़िया में क्या हुआ कि मेले का आयोजन तो हो गया था अच्छे से, जहां गुलाल भी लग गया है, सब लोग युवक युवती को लेके भाग भी गए। बचे कुछ जो आपके मेले वाले होते हैं, दुकान वाले जो लोग होते हैं, अब बची कुछ रस्मों को पूरा करते हैं, और धीरे धीरे जो बाजार होता है वो क्या होता है, समाप्ति की ओर होता है। ये जो पर्व होता है एंडिंग में आ जाता है, ठीक है। इसको आप कह देते हो उजाड़िया। तो ये आपके मेंस का भी पोर्शन होता है, प्रीलिम्स में भी, ठीक है। तो ये पूरा पर्व आपको समझ में आ गया है। मुख्य व्यवसाय यहाँ के जो लोग होते हैं, जो आपके भील होते हैं, उनका क्या होता है, कृषि करते हैं। और कृषि कैसी होती है, छिमाता कृषि, ठीक है। इनकी कृषि होती है छिमाता। झूम कृषि का ये पैटर्न अपनाते हैं। झूम कृषि होती है ना, झूम कृषि, उसका ये पैटर्न अपनाते हैं, फॉलो करते हैं। इसमें भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है वो आपका कहां पे है, भावरा में। आपने पढ़ा भी था भावरा, जो चंद्रशेखर नगर है हमारा, है ना, वो पढ़ा है आपने अलीराजपुर में, यहाँ पे रेडियो केंद्र है ना। कमेंट ले लेता हूं मैं आप लोगों की, कोई बात नहीं। हाँ, जिनकी शादी हो गई वो तो बोल रहे हैं अब तो हो गया काम, कोई बात नहीं। बबीता जी, मेरी तो हो गई शादी, है ना। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, और जिनके पास नहीं है तो भैया इसमें चले जाना, भगोरिया में देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। भगोरिया नृत्य ये क्या होता है, अलीराजपुर में जो भील होते हैं, झाबो अलीराजपुर में मुख्य रूप से करते हैं। होली पर हाट बाजार में लगता है ये, है ना, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। बहुत ही अनूठी ये परंपरा है, वैवाहिक समारोह या वैवाहिक आंदोलन भी इसको बोलते हैं। अब गोंड जनजाति, देखिए गोंड जनजाति की अगर हम बात करें तो आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट ट्राइब है, और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति, भारत की पहली बड़ी जनजाति है, ठीक है। इसका जो शब्द है उत्पत्ति हुई है तेलुगु शब्द से, जिसका मतलब होता है, जो गोंड शब्द है इसका मतलब हो जाता है आपका हरा पहाड़, ठीक है, पहाड़, और वो भी कैसा, हरा भरा पहाड़ आप बोल सकते हो। हरा पहाड़ आपका होता है गोंड शब्द का। प्रदेश की दूसरी एवं भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये, बिल्कुल सही बात है ना। सर्वाधिक गोंड जनजाति कहां पाई जाती है मध्य प्रदेश में, तो ये भैया छिंदवाड़ा में पाई जाती है। सर्वाधिक जो गोंड ट्राइब होती है वो पाई जाती है आपके छिंदवाड़ा में। अच्छा, साकेत जी कह रहे पूरे एमपी में भगोरिया होना चाहिए। भाई पूरे एमपी में तो हो जाएगा, लेकिन फिर आप सोच लो, अगर घर वालों ने पकड़ लिया तो सबसे पहले आपको पड़ेगी उनकी, है ना। तो देखना हिसाब से एमपी में होना चाहिए। सिर्फ एमपी में देखिए, इवेंट होने से कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपने किसी को गुलाल लगाया, रिटर्न में गुलाल भी तो लगना चाहिए। मान लो गुलाल लगा ही नहीं तो क्या ही करेंगे अपन। चलो आ जाओ इधर पे, वापस से आ जाओ पढ़ने में। देखिए छिंदवाड़ा में क्या होता है, सबसे ज्यादा गोंड पाए जाते हैं। उसके बाद करें मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये इनका प्रमुख केंद्र है। देखिए गोंड जो ट्राइब है, ये जितना आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल में आपको जो नजर आ रही वो गोंड ट्राइब यहाँ पे निवासरत है। सतपुड़ा का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरा जो सतपुड़ा रीजन आपने देखा है, इस सतपुड़ा रीजन में क्या होता है, गोंड निवास करते हैं। मूल स्थान उनका इसी क्षेत्र में ज्यादा है, बाकी हर जगह ये फैले हुए हैं। और छिंदवाड़ा में क्या है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई। उसके बाद आर्थिक क्रिया इनकी क्या होती है, ये भी झूम कृषि का एक पैटर्न अपनाते हैं, इसको कहते हैं बारी कृषि। ये जो कृषि करते हैं वो करते हैं बारी कृषि। आप लोग अगर जाओगे छिंदवाड़ा वाले और साइड में, तो गोंडों के घर गए ना, तो आपको क्या बोलते हैं कि अगर उनके घर में किसी पुरुष से आप मिलने गए कि बताइए ये कहाँ पे है, मतलब आपने पूछा कि ये जो भैया है ना, राम भरोस भैया कहाँ है, राम भरोस मरसाम भैया, जो भी नाम लिया आपने, ये कहाँ है, तो उनके घर की लेडीज निकल के आई, ये बच्ची निकल के आई, तो बोले कि पापा तो बारी में है। पापा तो बारी में है मतलब बाड़ी इनके पीछे की जगह होती है, और उसी को बोल देते हैं कि वहां पे कृषि कर रहे हैं पापा, ठीक है, ये काम होता है। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए ठीक है, पॉइंट को नोट करिए, आगे आ जाइए। देखो आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा अगर आप लाइटर मोड में पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएगी, उसको कोरिलेट करते हुए पढ़ा करें आप। इसके बाद हम देखें कि इसकी उपजातियां, देखिए गोंडों की जो उपजातियां होती हैं उनको दो आधारों पे आप देखते हो मूल रूप से, जिसमें एक आधार होता है व्यवसाय के आधार पे, दूसरा होता है इनके संपत्ति के आधार पे। जो व्यवसाय के आधार पे मतलब इन लोग क्या काम करते हैं उसके आधार पे जब किया जाता है, तो उसमें 5 भागों में हम संपूर्ण गोंड जाति को बांट देते हैं। जिसमें प्रधान, ये वैसा व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ आपके घर कराएगा। ओझा,
ओझा तांत्रिक क्रियाएं आपके घर कराता है, जो तंत्र मंत्र होते हैं। देखिए ये जो जनजातियां होती हैं, ये लोग जादू टोना को बहुत सारा मानते हैं, तो इनके घर ओझा या इनको कह दिया जाता है पड़िहार, पड़िहार या ओझा, भूमिका, इस तरह की चीजें जो निकल के आती है वो इससे ही संबंधित होते हैं। ठीक है। फिर अगरिया जो लोहे का काम करते हैं, है ना, और ये अगरियाई जनजाति जो है, ये आपके लोहार वाले जो लोग होते हैं ना, आप उनको कहते हैं, वो यही लोग होते हैं, ये लोहे का काम करते हैं। और ये लोग, इनका जो निवास स्थल है वो कहां माना जाता है, मतलब जो इनके भगवान है लोहासुर, उनका निवास स्थल माना जाता है ददकती हुई भट्टी को। फिर बात करते हैं सोलाहास। सोलाहास जो है ये बढ़ई का काम करते हैं, जितने भी बढ़ई हैं उनको गोंड जाति में बोला जाता है सोलाहास। कोयला भूतिस, आप सभी जैसे लोग जो नाचने गाने का काम करते हैं, ठीक है, तो ये सभी गोंड क्या होते हैं, कोयला भूतिस कहलाते हैं। तो इतने क्या थे भैया आपके व्यवसाय के आधार पे, कि जो जैसा काम करे उसी तरह का ही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये कौन सा काल है, ऋग्वैदिक काल जैसी सभ्यताओं को अपना रहे, कि जो जैसा काम करता है वैसा हम इसको रख देंगे, है ना। अब बात करते हैं संपत्ति के आधार पे, तो राजगोंड, धुरगोंड और मुड़िया, तीन तरह की इसमें जातियां आप समझ सकते हैं। राजगोंड वो व्यक्ति होते हैं जो धनाढ्य वर्ग है, ठीक है, धनाढ्य वर्ग, जिनके पास भूमि होती है, भूस्वामी होते हैं, संपत्ति होती है। धुरगोंड जो कम संपत्ति वाले होते हैं या इनके घर अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, इनको कह देते हैं आप धुरगोंड। देखिए ये लोग ना, मतलब कास्ट सिस्टम यहाँ कैसे अप्लाई होता है वो देखिए। राजगोंड अपनी लड़की धुरगोंड को नहीं देंगे, समझ रहे हैं आप, लेकिन धुरगोंड की कोई अच्छी लड़की होगी कन्या तो उसको मांग लेंगे राजगोंड, ये इनमें चलता है। और धुरगोंड जो होते हैं उनका तो कुछ है ही नहीं बेचारा, वो तो जहां शादी हो जाए बिल्कुल कर लेते हैं। तो इस तरह से काम इसमें होता है। फिर मुरिया की बात करें, मुरिया जो अत्यंत पिछड़ी जाति होती है, मुरिया जो है वो क्या है, अत्यंत पिछड़ी हुई जाति। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख विवाह, कि भाई कौन कौन से विवाह होते हैं। ठीक है, जो विवाह कार्यक्रम होते हैं गोंड जनजाति में, वो प्रमुख रूप से इतने सब टाइप्स में होते हैं, जिसमें दूध लौटावा इसका प्रमुख विवाह है। देखिए दूध लौटावे का मतलब, इसमें क्या होता है, बुआ या मामा। देखिए हमारे भारत में एक कम्युनिटी है जिसको हम मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं ना, तो इस कम्युनिटी में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं उनके साथ शादियां हो जाती, मामा के बेटे या फूफी की बेटी, इन सबसे शादियां उनकी हो जाती। तो उसी तरह का जो कस्टम है, जैसे कि साउथ में चलता है, सदन में, आप लोग ने ये देखा होगा कि जब साउथ की आप लोग मूवी देखते हैं तो उनकी आंटी की लड़की, उसी से प्यार हो गया उनको, इसका मतलब उनकी बुआ की बेटी थी वो, है ना, उससे प्यार हो गया। जब आप साउथ में किसी से कहते हो कि यार मतलब तेरी बहन बड़ी स्वीट लग रही है, तो वो क्या करते हैं, स्माइल कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ भाव होंगे बुआ की बेटी वगैरह, या जो दूसरे उनके कजिन्स होंगे। वहीं आप नॉर्दर्न रीजन में आ जाओ या मिडिल सेंट्रल इंडिया में आ जाओ, यहां पूछ लो किसी से, किसी लड़के से, कुछ लड़का दोस्त पूछ ले यार तुम्हारी बहन बड़ी सुंदर लग रही है, तो वही रपट के बिल्कुल एक स्लैप कर देगा, बिल्कुल तबीयत से मार देगा। तो इसके बीच का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा क्या है। देखिए वहां पे क्या एंगल होता है कि ब्लड रिलेशन में शादियां हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ यूजुअली जो हिंदू कस्टम में शादियां ऐसे नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गोंड जनजाति में दूध लौटावा की प्रक्रिया होती है। दूध लौटावा का मतलब हमें एक दूसरे का जो देखते हैं ना आप लोग, दूध का कर्ज निभाना, वैसा वाला, कि बुआ की बेटी या बुआ का बेटा, मामा की बेटी या मामा का बेटा, आपस में इनका विवाह संबंध हो जाता है संपन्न। तो ये प्रोसेस चलती है दूध लौटावा में। सेकंड, पलायन विवाह। पलायन का मतलब होता है भाग जाना, भाग के शादी कर लिया, इनमें कॉमन है कि कोई पसंद आ गया भाग गए शादी कर ली। लमसेना विवाह, लमसेना विवाह में क्या होता है कि लमसेना में लेमाणिया एक शब्द आता है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, उसमें विवाह होता है कि सेवा दे दोगे, आप उनके घर में काम करोगे, लमसेना बन के, लेमाड़िया बन के, सेवा से पसंद आए तो उसके बाद वो अपनी लड़की को आपसे ब्याह देंगे, ठीक है। उसके बाद चढ़ विवाह होती है कि लड़की क्या हो गई है, बिल्कुल मान नहीं रही है ना, शादी करनी है, चढ़ चढ़ विवाह इसको कह देते हैं, ठीक है। या चढ़ विवाह को दूसरे टर्म में एक और जाना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति, जो महिला होती है, उसके पति की हत्या हो गई, मतलब पति की मृत्यु हो गई, हत्या नहीं बोलेंगे, मृत्यु हो गई है, तो उनको बोलते हैं कि चूड़ी पहनाना, काइंड ऑफ, कि उनको क्या किया गया, उन्हीं के छोटे भाई से, जो पति का छोटा भाई था, उससे चूड़ी पहना दिया गया अगर वो अविवाहित है, या फिर विधवा महिला का किसी और के साथ शादी करा दी जाती है तो वो भी चढ़ विवाह के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। दोनों तरह से उसको देखते हैं। इसी के साथ एक कोरिलेट करता है आपका विधवा विवाह। फिर पठौनी विवाह, ठीक है, पठौनी विवाह, आए पसंद आया, अब पठौनी विवाह उससे कर लिए, ठीक है। बहु विवाह, एक से ज्यादा शादियां ये लोग कर सकते हैं। देखिए गोंड ट्राइब में ये फैसिलिटी है अभी भी कि आप लोग एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, ठीक है। जिनके मन में भाव आएंगे वो देख लेना। हाँ, घर जमाई, लमसेना मतलब वही घर जमाई वाला ही काम है, सेवा देते रहो भैया, ठीक है। प्रमुख पर्व, प्रमुख पर्व क्या होता है आपका, मेघनाथ पर्व, बिदरी पर्व, बाघपंथी, मड़ई मेला, नवाखानी, कर्मा, छेटा, जवारा, ये सारे इनके प्रमुख पर्व। देखिए मेघनाथ पर्व मनाते हैं ये लोग, जो आपको पता है रावण के पुत्र मेघनाथ थे, इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा कैसे की जाती है
कि दिवाली के बाद कुछ दिन जो होते हैं उनमें त्योहारों में, दिवाली के समय काल में यहाँ पे क्या होता है कि जो बांस की बड़े डंडे होते हैं और उन डंडों में मोर पंख लगाए हुए एक हम प्रतीकात्मक वो बनाते हैं कि भगवान मेघनाथ हैं। और आपके गांव में एक छोटा छोटा स्थान होता है कहीं पे, है ना, कोई सुटेबल स्थान की मेघनाथ का स्थान है, उस मेघनाथ के स्थान पे डंडों को रखकर पूजा की जाती है गोंड जनजाति के द्वारा। ये मेघनाथ का पर्व होता है। फिर आपका बिदरी जो होती है, वो आपकी जो फसल आती है, मतलब जून के टाइम पे आपने फसल बो दिए, है ना, और बारिश नहीं आई, पानी नहीं आती है, तो ग्रामीण लोग जो गोंड जनजाति के होते हैं वो लोग मिलकर क्या करते हैं, कढ़ाई करते हैं, उसको कहते हैं बिदरी, जिसमें हलवा पूड़ी या जिसकी श्रद्धा भाव जैसा होता है उस तरह का खाद्यान्न बनाया जाता है। और इस खाद्यान्न को मनाया इसलिए जाता है कि भगवान प्रसन्न होंगे और वर्षा कराएंगे, तो ये बिदरी का काम वहां पे होता है। उसके अलावा बाघपंथी, ये भी एक त्योहार होता है पर्व। फिर मड़ई मेला, देखिए मड़ई मेले को ही मड़ई बोला जाता है, मड़ई मतलब मड़ई भरती है, जैसे कोई गांव है वहां पर मेला लगा है सांस्कृतिक रूप में, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए, है ना, साल में एक बार या दो बार ऐसे इवेंट होते हैं किसी स्पेशल टाइम में, तो उसको कहते हैं आप मड़ई मेला। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति द्वारा जो मड़ई मेले का आयोजन किया जाता है वो प्रमुख रूप से फेमस आपके है मंडला की मड़ई। मंडला याद रखिएगा, मड़ई मेले का प्रमुख आयोजन होता है मंडला में, है ना। उसके बाद नवाखानी, कर्मा, छेड़ता, जवारा, ये भी पर्व आपके गोंड जनजाति से संबंधित है। प्रमुख देवता अगर हम बात करें, दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, बूढ़ा देव, खैर माता, नाग माता, नारायण देव, ये सारे क्या है, इनके देव है ना। बूढ़ा देव, एक बड़ा देव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बड़ा देव। गोंड जनजाति के घर में जब आप जाओगे, गोंड व्यक्ति के अगर आपके आसपास निवासरत है तो उनके यहाँ लिखा रहता है जय बड़ा देव, ठीक है। कई बार कार के पीछे भी आप लोग जो देखते हैं ना जय बड़ा देव, वो इनके द्वारा ही संबोधन किया जाता है भगवान बड़ा देव को। ये सभी जो भगवान है ना, ये आपके प्रकृति प्रेमी भगवान है, मतलब प्रकृति के पूजक भगवान के रूप में भी आप इनको देखते हैं। उसके बाद हम बात करें प्रमुख नृत्यों की, तो प्रमुख नृत्य कौन कौन से, कर्मा, सैला, सुआ, बिरहा, दीवानी, भड़ोनी, ये सारे क्या है आपके प्रमुख नृत्य हैं, जिसमें से कि कर्मा जो होता है इनके और बैगा के द्वारा, दोनों के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। सैला, सुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके नृत्य होते हैं। इसके अलावा जो मड़ई था मैंने आपको बताया गोंडों द्वारा, गोंडों की एक उपजाति होती है उसके द्वारा मनाया जाता है, और ये एक सांस्कृतिक मेला होता है, मतलब आपका कल्चरल मेला आप इसको देखते हैं। ठीक है, क्या हो गया बोर्ड को, हाँ चलिए ठीक है। अगला आप देखते हैं घोटुल, तो घोटुल प्रथा जो है उसको देख लेते हैं। देखिए घोटुल प्रथा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो जो अभी बिल्कुल सोए नहीं है उनके लिए बढ़िया बम्पर ऑफर एक और, जिसको बोले जाता है क्या, घोटुल प्रथा को चेलक मोटियारी, ठीक है, चेलिक मोटियारी, है ना। तो चेलिक मोटियारी आप लोगों को पता है कि पंजाबी सॉन्ग्स में बहुत ज्यादा उपयोग किए जाते हैं ना गाने, चल मोटियारे, है ना, वो अलग है, ये दूसरे अलग है, चेलक मोटियारे, है ना। इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें। तो देखिए युवक युवती को विवाह करने के लिए जो प्रणय पर्व होता है, प्रणय संबंध बनाने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। देखो इतना ज्यादा ओपन कल्चर आपकी सोसाइटी में भी नहीं है, उतना ज्यादा इसमें है। इसमें क्या होता है कि जो घोटुल प्रथा में एक सामूहिक घर होता है, ठीक है, एक घर होगा प्रॉपर तरीके से, इसको आप क्या बोल देते हो, ये प्रेमाइसेस है किसका, घोटुल का। इसमें अलग अलग क्या होते हैं, कमरे होते हैं, अलग अलग शेल्टर्स होते हैं, आप देखेंगे अलग अलग इनके निवास स्थल होंगे, है ना। या फिर घोटुल प्रथा जिस प्रेमाइसेस में चल रही, अलग अलग स्टॉल बने हुए हैं, ठीक है, ये स्टॉल्स बने होते हैं, ऐसे अलग अलग क्या है, हर्ट है, घर है। इनमें क्या किया जाता है कि चेलक मुटियारी, या फिर हम जिसको बोलते हैं कि लड़का और लड़की साथ में लिविंग में रहते हैं, इसको लिव इन बोल सकते हो आप, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा कि लिव इन में रहना, ठीक है, लिव इन में रहना छोड़ो उसको, है ना। तो लिव इन में रहते हैं मतलब अपने जो पार्टनर होते हैं वो उनके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करने वाली प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं आप क्या, घोटुल प्रथा या चेलक मुटियारी। इस प्रथा का उपयोग करके क्या करते हैं, देखो जब साथ में रहते हैं आप लोग किसी के साथ लिव इन में, तो कुछ दिनों में आपको समझ में आने लगता है कि यार हाँ ये व्यक्ति कंपेटेबल है या नहीं मेरे लायक, या मैं इसके कंपेटेबल हूं या नहीं, कि पूरी लाइफ यहाँ पे सस्टेन इसके साथ हो सकते हैं या नहीं, हर तरह से सस्टेनेबिलिटी को हर तरह से यहाँ पे चेक किया जाता है इन हाउसेस में, ठीक है। तो इतना काम किया गया था, तो सोचिए कितने ज्यादा ये ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब गोंड ट्राइब में आपको ये देखने को मिलेगा कि इतनी ओपन सोसाइटी इसमें होती है, जहां पे जो युवक होता है ना, इसकी कुछ रेगुलेशंस है। देखो गोंडों में बहु विवाह का प्रचलन है, तो यहाँ पे जो विवाहित महिलाएं होती है
उनको इस प्रथा में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। इसमें केवल जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। लेकिन पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए कोई यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है। अगर कोई महिला पुरुष, अगर पुरुष विवाहित भी है और वो इस प्रथा में भाग लेना चाहता है तो उसको यहाँ पे अलाउंस मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो कोटवार वगैरह होते हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें बहुत सारी शारीरिक गतिविधियां होती हैं, उसके साथ साथ क्रीड़ा होती है और एक दूसरे को जानने समझने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी इवेंट हुआ करते हैं। तो ये चैलक, आपके जो चैलक मुटियारी या फिर घोटुल प्रथा इसमें आती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद आ रहा होगा घोटुल पाटा, वो मृत्यु गीत है, वो अलग है और घोटुल प्रथा अलग है, ठीक है। दोनों को आपको मिक्स नहीं करना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। फिर बात करते हैं बेरियार एल्विन की। तो बेरियार एल्विन ने एक पुस्तक लिखी थी। आपको पता है बेरियार एल्विन जो थे, इन्होंने जो बेगा महिला उससे शादी की, है ना, और अपना जीवन जो है यहाँ पे जिया था मंडला वाले रीजन में, है ना। इन्होंने पुस्तक लिखी थी द मुरिया एंड देयर घोटुल। द मुरिया एंड देयर घोटुल, प्रमुख रूप से जो गोंड की उपजाति है मुरिया, उस जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। तो यहाँ पे इनके बारे में उस पूरी बुक में डिस्क्रिप्शन दिया गया था, है ना। गोंडे के मोहल्ले को क्या बोला जाता है? टोला। इनका जो मोहल्ला होता है उसको कहते हैं आप टोला। और गोंड क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है, तो पता है आपको। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें गोंडों के, है ना, गोंड जनजाति के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उसमें आपकी रानी दुर्गावती आती है, बादल भोई आते हैं, उसके बाद शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इन सभी का नाम प्रमुख रूप से आप देखते हैं, ठीक है। गोंड समुदाय का जो रेडियो केंद्र है वो कहां प्रस्तावित है? तो बैतूल में प्रस्तावित है रेडियो केंद्र। इतनी चीजें जो थी वो सारा का सारा आपके गोंडों से संबंधित थी, है ना। अब देखते हैं भारिया जनजाति या भारिया ट्राइब्स के बारे में। तो देखिए भारिया की बात करें तो भारिया पीवीजीटी जो ग्रुप्स थे आपके, उससे संबंधित है ना। भारिया का मतलब ही होता है कि भार ढोने वाला। भाई जागते रहना है सबको, है ना, सोना नहीं, अभी 9:30 बजे सभी को, है ना। तो देखो यहां पे क्या है भारिया जनजाति के बारे में। भारिया जनजाति क्या करती है? इसका मतलब होता है कि भार ढोने वाला ही भारिया। अर्थ समझ में आया आपको कि जो व्यक्ति भार ढो रहा है वो क्या हो जाता है? भारिया, है ना। 1981 की जो जनगणना हुई, उस 1981 की जनगणना में यह बताया गया कि ये क्या है? जंगलियों के भी जंगली है। मतलब इनसे ज्यादा जंगली कोई नहीं हो सकता, बहुत ही जंगली है। इन्हें जंगलियों का भी जंगली कहा गया था, ठीक है। ये जो है भारिया ट्राइब्स के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सीलपाटा में। भारिया जनजाति का जो विस्तार है वो प्रमुख रूप से 3 जगह मिलता है, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और जबलपुर में भी कुछ लोग इसमें निवासरत हैं। 3 जगह 4 जगह, ठीक है। इस जनजाति का एक छोटा सा जो क्षेत्र है वो है पातालकोट, जो कहां पे आता है? आपके तामिया तहसील के अंतर्गत आता है, पातालकोट में, है ना। इसके निवासी जो है वो शेष दुनिया से बिल्कुल अलग है। इनका जीवन ऐसा है कि इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं बाहर। इन्होंने अपनी मान्यता और संस्कृति के अनुसार जीते हैं जीवन। फसलों में धान, कोदो, कुटकी प्रमुख फसल है इनकी, और भड़म, सेतम, सेला, अहिराई, ये सारे इनके क्या है? प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। हाँ, मुख्य निवास जो इनका है वो छिंदवाड़ा के पातालकोट में। अभी हम देखते हैं उसके बारे में, भारिया टाइप के बारे में एक करके। देखिए सबसे पहले तो पातालकोट में इनका मुख्य निवास है। और पातालकोट आपको कैसा दिखता है? तो भाई घोड़े की नाल के समान दिखता है। याद रखिए घोड़े की नाल कैसी होती है? ऐसी। देखो वहां पे ना एक स्पॉट है, जैसे आप जब जाओगे पातालकोट, आप लोग आओ कभी पातालकोट, है ना। तो पातालकोट में आप यहाँ अगर खड़े हैं इस रीजन में, जैसे आप खड़े होंगे यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है ना, इसको रेस्ट हाउस बोलते हैं। इसके साइड से आपको दिखता है, तो ये वाला क्षेत्र में इस तरह से ये कवर अप है। और ये क्या होती है? आपकी घोड़े की नाल, है ना। तो सनलाइट क्या होता है कि जब सूरज इधर आएगा तो यहां से भी सनलाइट क्रॉस नहीं होगी। सनलाइट ये तो ऐसे आएगी इंक्लिनेशन के टाइम, और यहाँ पे पूरा घनी आबादी है, तो सनलाइट फिर यहाँ से पास होगी। सन जैसे ही पास होगा तो जैसे ही थोड़ा टाइम, जब आपके दोपहर वाला जो टाइम होता है ना, उसको क्रॉस करेगा तो फिर सनलाइट यहाँ से आएगी, फिर से क्या ओटक आ गया। और बहुत ही गहराई में है ये क्षेत्र पूरा, बहुत सारे गांव है अंदर ही अंदर, छोटे छोटे गांव, वहां पे लोग निवास करते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि घोड़े की नाल के समान ये दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि ये लोग क्या है, जो गोंड होते हैं उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं कि हमारे बड़े भाई कौन है? गोंड है ना। राजा कर्णदेव जो होते हैं उनकी पूजा करते हैं और उनको भी क्या मानते हैं? ये लोग अपने पूर्वज के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट, इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है कि पटेल। और पटेल कैसे हो? ये पटेल वो वाले नहीं जो आपके सरनेम वाले। ये पटेल का मतलब क्या होता था पहले के टाइम में? देखिए पटेल एक, आप इसको बोल सकते थे पदवी भी, उसी तरह की चीज इनके यहाँ पे चलती है। इनके मुखिया को आप पटेल कह देते हो। पहले के टाइम में गांव का जो सबसे रिच आदमी होता था, रिच पर्सन, जिसकी बात सब लोग सुन सके, ठीक है। सबकी बात कौन सुनता है? जिसके पास पैसा होगा। तो जो आर्थिक रूप से संपन्न होता है भैया, उसकी बात सब सुनते थे। तो जो पटेल होता था उसी का कंसेप्ट इनकी में भी है।
कि भाई इनके मुखिया को आप पटेल कह दोगे। इनकी बोली जो है उस बोली को बोलते हैं भारनोटी। ये देखिए ता नहीं है, टा है ना, भारनोटी, इसको ठीक कर लीजिएगा। भारनोटी इनकी बोली होती थी। विवाह जो करते थे, ये विवाह करते थे लमसेना विवाह, मतलब घर में जाएंगे, सेवा देंगे, घर जमाई टाइप की वो प्रथा इनके यहाँ चलती। और राजी बाजी विवाह का मतलब होता है जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाला सिस्टम में इनके में चलता था। उसके बाद मंगनी। मंगनी विवाह मतलब आप गए ऑफिशियली, आपने कोई सुकन्या स्त्री मिली आपको, वो स्त्री को देखा, आपको लगा कि भाई ठीक है इसके साथ विवाह करना है, तो आप गए उससे मिले, बात किए और उसको मांग लिए। तो इतना काम इसमें किया जाता है ट्राइब में। फिर हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि इनका युवा ग्रह। देखिए युवा ग्रह जो होता है, युवा ग्रह का मतलब जो लिविंग हाउस है ना, आपने जो देखा था ना अभी घोटुल प्रथा जो हो रही थी, तो वो कहां पे हो रही, किस स्थान में रह के हो रही थी, तो वैसे स्थान जो होते हैं इनके जहां पे लिविंग में रहते हैं, उन युवा ग्रहों को कहते हैं क्या, रंगभंग। जहां पे ये क्या करते हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप करते हैं, और उसके साथ साथ जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और अपने पार्टनर्स को सेलेक्ट करने का काम इनमें भी किया जाता है। उसके बाद बात करें व्यवसाय, इनका प्रमुख व्यवसाय जो है वो है कृषि। कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है। दाहिया कृषि ये करते हैं या झूम कृषि करते हैं? कौन सी कृषि करते हैं ये, दाहिया या फिर झूम कृषि इनके द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं इनकी उपजातियां कौन सी। तो देखिए तीन इनकी उपजातियां आती हैं, भुइया, भुइयार और पंडो। भुइया, भूमिया, भुइयार और पंडो। ये देखिए इनमें जो भूमिया होते हैं ना, ये भूमिया भी वैसे काम करते हैं कि जैसे आपके घर पे कोई क्रियाकलाप हो रहा है कि भाई मूल रूप से इनमें से क्या होता है, जादू टोना वाला जो काम होता है ना, उसको ठीक करने का काम इनके द्वारा किया जाता है, भूमिया पढ़ियार बुलाने वाला काम, ठीक है, वो ये लोग होते हैं। फिर इनके देवता भी कौन से हैं, दूल्हा देव और बड़ा देव, ये इनके प्रमुख देवता हैं। इसके साथ साथ राजा कर्ण की भी ये पूजा करते हैं, ठीक है। इनके घर के जो समूह होते हैं उनको आप क्या कह देते हो, ढाना। इनका जो घर होता है, जहां पे घर को समूह होंगे, ढाना। देखो आप जब पातालकोट के पास जाओगे तो वहां गांव के नाम कैसे मिलेंगे, मड़का ढाना, ठीक है, नीम ढाना। तो इस तरह के जो क्षेत्र आपको मिलते हैं, मतलब वो ढाना में निवास करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर भारिया समुदाय का जो रेडियो केंद्र है वो कहां पे प्रस्तावित है, तो वो छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है, ठीक है। भारिया जाति का जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है, आपने देखा था ना अभी कि गोंड जाति का जो रेडियो था वो बैतूल में, इनका वाला जो है वो छिंदवाड़ा में, और आपने भील का जो देखा था वो कहां पे था आपका, भावरा में। ये सारी चीजें। फिर इनके नृत्य की बात करें तो इनका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य होता है भड़म सेतम। ये जो नृत्य दिख रहा है आपको, ये इस तरह से ढोल लेते हैं और मंजीरा के साथ ये लोग डांस करते हैं। इस नृत्य को बोलते हैं आप क्या, भड़म नृत्य। भड़म नृत्य भारिया जनजाति में पारंपरिक जो नृत्य थे चार थे, भड़म, सेतम, अहिराई और सैला, ये चार नृत्य थे। इसमें भड़म कई ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा फेमस विवाह के टाइम किया जाता है, ठीक है। विवाह के अवसर पर क्या करते हैं हम, इसको नृत्य को करते हैं, ठीक है। जब विवाह होता है उस समय नृत्य आप कर रहे होते हो। इस नृत्य में भारियाओं का सर्वाधिक प्रिय नृत्य भी इसको बोलते हैं। और ये कैसा है, नृत्य की शैली कैसी होती है, सामूहिक। देखो आप लोग दिख रहे हो सब लोग, ये सारे के सारे कैसे हैं, सामूहिक है, सभी लोग समूह में डांस कर रहे हैं। ढोल, टिमकी, वादक पहले घेरा बनाते हैं, ये लोग सब क्या कर रहे हैं, घेरा बनाएंगे, और उसके बीच में एक नर्तक होगा, ठीक है, जो नर्तक लकड़ी उठाकर दोहरा गाता गाता है, ठीक है, दोहराया जाता है और गाना गाते रहता है ये। फिर दोहरा के अंतर, दोहरा या फिर दोहा जिसको बोलते हैं, ठीक है, दोहा के अंतिम शब्द से वाद्य बजना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही दोहा गाया, मतलब देखो जब ये व्यक्ति बोलेगा ना सब लोग शांत रहेंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो नहीं बजेंगे। इसने दोहा गा दिया, ये दो लाइन बिल्कुल सर्राटेदार बोला है ना, उसके बाद जैसे ही लास्ट वर्ड आया सब बिल्कुल मिलके एकदम से बजाने लग जाते हैं। आपको लगेगा, आप सुनोगे जब इसको, है ना, आप थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व करना, कभी आपका जाना हो इस रीजन में, तो आप लोग ने जब सुना तो आपको लगे यार एकदम से शांत हो गए सब, फिर एकदम से बिल्कुल हाई राइज हो जाता है। तो वो काम इसमें किया जाता है। ढोल की थाप और टिमकी की ताल पहले मंद गति से उठती, पहले स्लो स्लो उठेगी और एकदम से क्या होती है, तीव्र हो जाती, और तीव्र से भी और तीव्र हो जाती, जितना मैक्सिमम हो जाता है, फिर एकदम से स्लो डाउन होता है, फिर ये दोहा गाते हैं। इस तरह से प्रक्रिया चलती है। नृत्य की गति भी वाद्यों के साथ बढ़ती जाती है। देखो जैसे जैसे म्यूजिक तेज होता है वैसे वैसे क्या करते हैं, तेज करने लगते हैं। फिर ढोल वादकों के पैर समांतर गति से धीरे धीरे थिरकते हैं। ये सब काम इसमें समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं बेगा, ठीक है, अगली जनजाति जो है आपकी बेगा ट्राइब में। तो बेगा जो है इनका मूल निवास स्थान कहाँ है, मंडला और बालाघाट। मंडला और बालाघाट में बेगा जनजाति जो है वो रहती है, ठीक है, जिसमें द्रविड़न समूह की जाति है, प्रोटोस्लाइट जाति की उपजाति मानी जाती है। इसका अर्थ होता है पुरोहित। देखिए बेगा जो है मूल रूप से क्या है, पुरोहित है, ठीक है। इसके बाद मंडला ढिंडोरी में ये पाए जाते हैं। उपजातियां नरोतिया, भरोतिया, बिंझावर, रायमेना, कड़मेना और नाहर। नरोतिया, भरोतिया, बिंझावर, रायमेना, कड़मेना और नाहर, ये सारी इसकी क्या होती है, उपजातियां होती हैं, ठीक है। इसमें नृत्य जो होता है रीना, कर्मा और परधोनी।
ये प्रमुख नृत्य होते हैं। इनमें भी आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्डेड नृत्य है वो है आपका कर्मा। कर्मा जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको मेंशन किया गया है, कर्मा, अभी पढ़ेंगे इसको भी। फिर देवता जो है बूढ़ा देव, दूल्हा देव इसके प्रमुख देवता है। इनकी जो कृषि की जाती है, ये झूम कृषि है, इसको बोलते हैं बेबार। ये कृषि है बेबार कृषि, ठीक है, बेबार कृषि इनके द्वारा की जाती है। इनके प्रमुख जो होते हैं उसको कहते हैं आप मुकद्दम। और इनके यहाँ जो पंचायत होती है उस पंचायत को क्या बोल देते हैं हम, इनके यहाँ पंचायत की व्यवस्थाएं होती है। इनकी पंचायत को नहीं, वो तो आप गोया पंचायत बोलेंगे, कोलो वाली, बस इनके यहाँ पंचायतों की व्यवस्थाएं होती हैं। द बेगा पुस्तक जो थी, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपके, बेरियार एल्विन। देखो बेरियार एल्विन जो थे, है ना, एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, भारत आए, ये जनजातियों के ऊपर रिसर्च का काम करते थे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आए और मंडला डिंडोरी के पास एक कन्या से विवाह किया, वहां पे रहे, झाड़ के ऊपर इन्होंने अपना घर बनाया, पता है, झाड़ के ऊपर इन्होंने अपना घर बनाया। और ट्राइब से बहुत जुड़ाव होने के कारण उनके ऊपर एनालिसिस करने के लिए तो रहना चाहते थे वो, तो वहां पे रहने के लिए कि भाई ज्यादा करीब रहेंगे, ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन में जो प्यार हुआ इनको महिला से, उसके साथ रहे, है ना, इनके बच्चे भी पैदा हुए। बाद में ये उन्हें छोड़कर वापस चले गए, है ना। फिर ऐसा माना जाता था कि जो महिला थी उसका मतलब जो देहांत हुआ या उनका अंत हुआ बड़ा ही कष्टमय हुआ, ठीक है, कष्टमय उन्होंने बाद में जीवन जिया। और इस तरह की एक बहुत मार्मिक स्टोरी है इनके बारे में। इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, है ना, द बेगा पुस्तक, और भी कुछ है, हमने देखा था ना, द मुड़िया एंड देयर घोटुल्स, ये सारी बुक्स रिटन बाय बेरियार एल्विन। उसके बाद देखते हैं गोंडों के क्या है, ये पुरोहित हैं। किसके पुरोहित है, गोंडों के। आपके यहाँ पूजा कराने वाले लोग आते हैं, कौन है, ब्राह्मण। तो गोंडों के यहाँ अगर किसी को पूजा कराने के लिए बुलाया जाएगा तो एक तरह से वो कौन होंगे, आपके बेगा होंगे। फिर इनके गांव को कहते हैं आप पूर्वा। संसार की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति भी क्या है आपकी, बेगा। बेगा जो महिलाएं होती है ना, पूरे शरीर में आपके गुदना गुदवा लेती है। मतलब इनमें क्या होता है, ऐसी प्रथा चलती है कि जब बच्चा थोड़ा अर्ली एज में आया तो उसको कुछ जगह में गुदना गुदा दी, फिर थोड़ा एक समय पीरियड बीता तो फिर कहीं और गुदना गुदा दिए, किसी बीमारी से ग्रसित हुआ तो गुदना गुदा दिए। तो ये सारे काम चलते हैं। कुछ अच्छे श्रृंगार के लिए उपयोग होने लगा तो गुदना आपने गुदा दिया, ऐसा होता था। देखिए सुअर की पूजा की जाती है, हर 12 वर्षों में ये लोग क्या करते हैं, बलि देने की प्रथा रखते हैं। और साल के वृक्ष में बोला जाता है कि देवताओं का निवास है, किसके, बेगा जनजाति। उसके बाद हम देखते हैं बेगा जनजाति को, तो ये देखिए गुदना प्रिय जनजाति है। ये देखो यहाँ पे भी गुदना दिख रहा है आपको, ये भी गुदना है, हर जगह गुदना, ये गुदना प्रिय जनजाति है, हर जगह गुदना बिल्कुल लगा रहता है इनका, ठीक है। आपने देख लिया है मंडला, शहडोल, बालाघाट प्रमुख रूप से यहाँ पाई जाती है। बेगा शब्द के बहुत सारे मतलब होते थे, गुनिया भी इनको बोलते हैं, है ना, ओझा का भी पर्याय है, मतलब जादू टोना का जो काम करते हैं उनको। कर्मा खड़ी, कर्मा खाप, कर्मा झूली, कर्मा के बहुत सारे टाइप होते हैं डांस के, वो सारे के सारे बेगाओं द्वारा किए जाते हैं। फिर कर्मा नृत्यों को बेगा युवक युवती टोली बनाकर करते हैं एक साथ। देखिए टोली बनाए युवक और युवती ने, ये युवक है और ये युवती है, दोनों ने क्या किया है, बिल्कुल साथ में मिलकर टोली बना के डांस करेंगे, है ना, एक दूसरे को गा जाकर नृत्य करते हैं, पास में गा जाके, ठीक है, गांव जाकर। फिर वर्तमान समय में बेगा समूह में जब नृत्य करने जाते हैं तो एक दूसरे को अतिथि की तरह क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, और नृत्य को रात भर किया जाता है। देखिए ये लोग टोली बनाएंगे, एक टोली दूसरे गांव जाती है, दूसरी टोली कोई और गांव जाएगी, और आपस में ये लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। कर्मा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया गया है, मतलब इसको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, जनजातीय स्तर पर ये पहला नृत्य इसमें माना जाता है। फिर कर्मा मंडला के आसपास जो गोंड और बेगा जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। कर्मा नृत्य जो गीत कर्मा, देखो जो कर्मा नृत्य होता है वो गीत कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और ये नृत्य का प्रतीक होता है, ठीक है। कर्मा जो देवता है उसको बताने के लिए नृत्य किया जाता है कि उनको कैसे हम प्रसन्न करें, इसलिए कर्मा देवता किया जाता है आपका कर्मा नृत्य। बात करते हैं कोरकू की। देखिए नेक्स्ट ट्राइब आपकी आती है कोरकू ट्राइब। ये प्रमुख रूप से जो रहती है वो सतपुड़ा के क्षेत्र में रहती है, निमाड़ और सतपुड़ा वाले रीजन में, जहां पे नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल, खंडवा, खरगोन वाले क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, कोरकू। छिंदवाड़ा में भी प्रभाव इनका है। कोरकू शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो होती है किससे, कोर से, जिसका अर्थ क्या होता है, ग्रुप, मनुष्यों का समूह, ठीक है, ह्यूमन ग्रुप के रूप में आप कोरकू को देखते हैं। इसके बाद बात करें तो ये द्रविडियन समूह की प्रोटोस्लाइट जनजाति है, द्रविडियन समूह की प्रोटोस्लाइट जनजाति। इसका क्षेत्र है होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, खंडवा, हरदा, देवास, सिवनी, सतपुड़ा, बहुत सारा मैंने आपको समझा दिया। देखिए मैप से आप लोग रीजन याद रखें, इस मैप में जब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में तो वहां पे आप देखना कि इसी में पॉइंट आउट कर लें, ठीक है, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। फिर इसकी उपजातियां जो है वो 2 प्रकार की उपजातियां पाई जाती हैं। इसमें भी भैया वैसे ही काम चलता है जैसे आपने देखा था गोंडों में, राजगोंड और दुर्गोंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राज कोरकू या पोथरिया, या फिर जो इसको बोलते हैं पठारिया कोरकू।
दो तरह के आपके कोरकू यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए राजकोण जिनके पास जमीन, वही जैसे आपके राजगोंड थे उसी तरह के क्या हो गए आपके राज कोरकू हो गए। फिर पुथारिया या फिर पठारिया, ये क्या होते हैं कोरकू, जिनके पास जमीन नहीं है, इनके पास कोई भूमि नहीं है, ये भूमिहीन है एक तरह के। नृत्य जो करते हैं चटकोरा करते हैं, खम स्वांग करते हैं और ढांडल करते हैं। चटकोरा, खमस्वांग और ढांडल, ये सारे नृत्य इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। कोरकू समुदाय का जो रेडियो केंद्र है वो खंडवा में है। अब देखिए कोरकू समुदाय का जो रेडियो केंद्र फिर आपको आ गया खंडवा में। इनमें एक प्रथा चलती है जिसको बोलते हैं हम क्या, सिडोली प्रथा। जो आपकी कास्ट शिल्प थी, आपने कास्ट मंडप देखे थे या मृतक मंडप, वो इनसे ही संबंधित थे ना, वो यही प्रथा थी। आपको याद होगा आज की क्लास में आपने देखा इनिशियल वाले में कि भाई हम क्या करते थे, जहां पे स्मृति में किसी को दफनाए वहां पे एक लकड़ी का बना के गड़ा दिया और इसमें लिख दिया कि स्वर्गीय श्री, है ना, सुभाष जी, ठीक है, ऐसा करके सुभाष कोरकू, ठीक है, ऐसा करके आपने नाम लिख दिया उनका। तो जब उनका नाम आपने यहाँ पे लिखा तो उससे समझ में जाए कि भाई ये किनकी समाधि स्थल है, उन व्यक्ति विशेष की, किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष का, है ना, जो कोरकू है। तो इस तरह की जो प्रथा होती है, इस प्रथा को कहते हैं हम क्या, सिडोली प्रथा। और ये किससे संबंधित है, आपके कास्ट शिल्प से संबंधित है, ठीक है, ये प्रथा। अब इनकी कुछ उपजातियां होती है, उनको हम देख लेते हैं। देखिए बारिया, बाबरिया, रूमा और बंदोरिया। देखिए बैतूल में जो कोरकू रहते हैं उनको आप क्या कह देते हो, बाबरिया। उसके अलावा रूमा किसको कहते हैं, जो अमरावती आपके महाराष्ट्र वाला जो जिला लगता है ना, ये बैतूल और जो हरदा वाला जो रीजन होता है ना, इससे सटा हुआ क्षेत्र है, वहां से जो लगता है वहां पे आप रूमा कह देते हो। उसके बाद बंदोरिया जो है पचमढ़ी में जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू होते हैं, उनको आप क्या कह देते हो भैया, बंदोरिया कह देते हो। इतने इसमें क्या हो जाते हैं, टाइप हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की। देखिए सहरिया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है ना, पीवीटीजी जो ग्रुप्स है इसमें भी ये शामिल जनजाति है, ठीक। इसमें आप देखते हो पीवीजीटी जो ग्रुप है उसमें शेर के साथ रहने वाला, सहरिया मतलब शेर के साथ रहने वाला। सहरिया से अब आपको नाम भी याद हो गया होगा कि नामीबिया से आपके यहाँ चीते आ गए, याद है, नामीबिया से अफ्रीका से आपके यहाँ पे क्या हो गए, चीते आ गए। अभी कल या परसों की घटना है कि 4 नए बच्चे, नए शावकों को उन्होंने, नए कब्स जो है उनको जन्म दे दिया है ना, नए कब्स आपके पास आ गए। भाई सोना नहीं है ना, जाग रहे हो नहीं जाग रहे हो, एक बार इसका प्रमाण भी देते रहा करो बीच बीच में। ठीक है, चलिए, जागते रहो वाला पैटर्न हमारा वो जारी रहना चाहिए। तो देखो शेर के साथ रहने वाले जो लोग हैं उनको आप सहरिया कह देते हो। ये ग्वालियर और चंबल संभाग में रहते हैं, ठीक है। इनका जो निवास स्थल होता है वो कहाँ पे आपका है, ग्वालियर और चंबल संभाग। ये दिख रहा है आपको, ये सहरियाओं का रीजन है, जहां पे श्योपुर, यही श्योपुर में पालपुर पुणे में ही आपके नामीबिया से चीते आए हैं। उसके अलावा मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना, ये सारे के सारे यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सहरिया जनजाति के अगले और बाकी चीजों के। तो इनके प्रमुख को भी आप क्या कह देते हो, पटेल। पटेल साहब मुखिया आदमी है, आपको गांव में कोई इवेंट कराना है, आप जाके मिल लो पटेल से कि पटेल साहब हमको क्या करना है, कैंप लगाना है एनसीसी का, एनएसएस का। तो आपके गांव के बाहर जो सरकारी जगह है उसमें आप इजाजत दोगे ही नहीं दोगे हमको लगाने, तो वही है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो हाँ बढ़िया, आप सभी लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नृत्य की बात करते हैं। तो इनके जो नृत्य होते हैं वो 3 नृत्य प्रमुख हैं, जिसमें आप देखते हो तेजाजी, लहंगी और रागनी, ठीक है। तेजाजी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी या रागनी इसको बोलते हैं। ये सारे नृत्य यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सहरिया मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी ट्राइब है। अगर ट्राइब में देखें, आप अकाउंट करें किस तरह की कौन कौन सा किसका क्रम आता है, तो उसमें 5वें नंबर में आपकी कौन सी ट्राइब आ जाती है, सहरिया। फिर सहरिया जनजाति का संग्रहालय जो है वो कहां पे है, श्योपुर में। श्योपुर में सहरिया जनजाति का संग्रहालय है। पिछड़ी जनजातियों में पीबीटीजी में से एक है, जिसमें से 3 कौन कौन सी जनजातियां हैं उसके बारे में बता दीजिए। तो एक आपकी होती है भारिया, जो यहां निवास कर रही थी, छिंदवाड़ा पातालकोट, बैगा, मंडला बालाघाट वाली, और सहरिया जो आपके इस रीजन में, ये तीनों अत्यंत पिछड़ी, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो सहरिया है ये सर्वाधिक कुपोषित जनजाति। देखिए जो सिकल सेल की प्रॉब्लम है ना, उससे बहुत ज्यादा ग्रसित जनजाति है। सिकल सेल की प्रॉब्लम जो कि जिसका आप डेट भी मनाते हो ना, डे 19 जो जून होता है, 19 जून को सिकल डे का आप सिकल सेल डे मनाते हो, है ना, उससे ग्रसित ये जनजाति है। आपके हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी समस्या से संबंधित है ना। इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। केले में बनाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा है शाकिर जी।
है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कुपोषित जनजाति है, उसके साथ साथ देखो एक और काम है इसमें। आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो गुना और उसके पास जो रीजन है, वहां पे जो शहरिया लोग रहते हैं, ये इनकी महिलाएं जो है वो वैश्यावृत्ति में बहुत ज्यादा ही लुप्त होती हैं, ठीक है। और वैश्यावृत्ति में होने के कारण इनको बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनमें एड्स भी एक प्रमुख बीमारी के रूप में यहाँ पे देखा गया। एचआईवी का भी बहुत ज्यादा संक्रमण यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें आपको समझ में आई कि सबसे ज्यादा कुपोषित है जनजाति मध्य प्रदेश में यही है। फिर इन्हें जड़ी बूटियों का सर्वाधिक नॉलेज है। देखो जो लोग कुपोषित होंगे वही तो रिसर्च करेगा जड़ी बूटी के ऊपर ना। जो लोग अच्छा भला स्वस्थ है वो क्यों जाएगा उस रास्ते। जब आप लोग दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तभी भगवान के पास जाते हैं। जब सुख में होते हैं तब थोड़ी जाते हैं। हाँ, दुख में सब सुमरन करे, सुख में सुमरन करे ना कोई, वो वाला जो कंसेप्ट होता है ना, उसी तरह इन्होंने क्या किया है। हाँ, जनजाति संग्रहालय जो है वो इनका श्योपुर में पढ़ते हैं इसको भी ना। सबसे ज्यादा जनजातियों को जड़ी बूटी का अगर नॉलेज है तो वो आपकी सहरिया है। फिर इनके मोहल्ले या घर को आप जो कहते हो वो कहते हो भैया सहराना, ठीक है। इनके घर को कह देते हैं सहराना। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया है ना। और भीलों को अपना बड़ा छोटा भाई, भीलों का छोटा भाई मतलब भीलों को ये बड़ा भाई मान लेते हैं। देखो आपकी जो भारिया थी वो गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती थी, और जो आपकी सहरिया है वो भीलों को अपना बड़ा भाई मान रही। इसके साथ सहरिया समुदाय का जो रेडियो केंद्र है वो कहां पे है, श्योपुर में। और इसका संग्रहालय भी कहां बनाया गया है, श्योपुर में बनाया गया है ना। सहरिया जो समुदाय है इसका संग्रहालय श्योपुर में बनाया गया है। पता नहीं आज बोर्ड कभी कभी क्या थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं आपका सहरिया जनजाति समृद्धि के बारे में। ठीक है, सहरिया जनजाति जो है उसकी समृद्धि के बारे में क्या क्या चीजें। तो देखिए सहरिया जनजाति का जो समृद्धि है उसमें आप इनकी जनसंख्या अगर देखेंगे तो लगभग कितने हैं, ये 6 लाख के आसपास निवास करते हैं। ठीक है, इनकी आबादी का 0.847% यहाँ पे मध्य प्रदेश में निवास रहता है। इसका जो प्रमुख निवास आपको पता है चंबल और ग्वालियर रीजन वाला क्षेत्र था। ठीक है, और व्यवसाय इनका कौन सा होता है, इनका व्यवसाय होता है कि वनों पर आधारित, मतलब ये अपना जीवन यापन किस पे करते हैं, वनोपज पे आधारित करते हैं। और साल में एक बार फसल के आधार पर उसको प्राप्त करते हैं। वर्ष में रबी और दूसरे में खरीफ की फसल प्राप्त करते हैं और खेती करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। देखिए वनोपज पे ये लोग बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोल जनजाति। देखिए कोल जनजाति की हम बात करते हैं तो कोल मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। तीसरी बड़ी जनजाति है, तीसरी बड़ी ट्राइब है कोल, है ना। पहली जो आपकी हो गई थी वो कौन सी हो गई थी, हो गई थी आपकी भील, दूसरी गोंड और तीसरी आपकी आ जाती है कोल। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका उल्लेख कहां कहां मिलता है। तो भैया रामायण में उल्लेख है, महाभारत में उल्लेख है, मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, 3 जगह इनका उल्लेख आता है अन्य अपने अपने समय काल में। उसके बाद गांधार पुत्र कौल को ये अपना क्या मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। गांधार पुत्र कौल जो है उनको अपना पूर्वज मानते हैं। इनका क्षेत्र कौन सा है, तो ये वाला क्षेत्र आपको बताया था मैंने, सतना रीवा सीधी शहडोल कौल, है ना। मैक्स मूलर जो थे इन्होंने इनको क्या बोल दिया है, कैलोरियन कहा है। देखो कैलोरियन इनको कहा है मैक्स मूलर ने। उसके बाद इनका क्षेत्र जो था कुराली ग्राम रीवा से इनकी उत्पत्ति को मानी गई कि भाई जो कुराली ग्राम रीवा है वहां से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, सीधी सिंगरौली रीवा सतना वाला रीजन है जहां पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा अनूपपुर और उमरिया, ठीक है, शहडोल, यहाँ पे भी कोल व्याप्त है। उपजातियां रोतेले, रोतिया, रोतेले और रोहिया। देखिए रोतेले, रोतिया और या फिर रोहिया, ये सारे के सारे क्या है, इसकी उपजातियां हैं। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनकी पंचायत को क्या कहते हैं। तो इनकी जो पंचायत है जो मैं आपको बता रहा था, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कोलों की जो पंचायत थी उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गोहिया। गोहिया इनकी पंचायत है। इनका जो प्रमुख नृत्य होता है वो होता है कोल दहका। ठीक है, कोल दहका। तो ये वैसे भी इजीली याद हो जाएगा आपको, जो दहक रहा है उसी का है नृत्य, कोल कोल दहक जाएगा, कोल दहका। जादू टोना में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। कल जब हम लोगों ने इस रीजन में पढ़ा था जो आपके चित्रकला, आपने त्रिलंगा पढ़ा था, तिलंगा, जिसमें हम कोयले से लेके क्या कर रहे थे, घरों की दीवारों पर भित्ति चित्र बना रहे थे कोयला और तेल से। वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें क्या करना था, जादू टोने से अपने घर को बचाना था। ओ स्त्री कल आना, समझ रहे हो, उस तरह का। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जादू टोना बहुत ज्यादा चलता है।
बहुत ज्यादा इसमें विश्वास करती है कोल जनजाति। फिर रामायण कालीन जो सबरी माता थी जिन्होंने भगवान राम को अपने मीठे बेर खिलाए थे खुद चखकर, कि जो मीठे बेर थे वही भगवान खाएंगे बाकी नहीं। लक्ष्मण जी साइड से फेंकते जा रही है, ये महिला क्या कर रही, लेकिन भगवान राम ने खा लिए थे ना। तो वो जो महिला थी उनका जो कंसेप्ट आता है वो यहां से आता है कि भाई सबरी का आश्रम यहाँ पे है इस रीजन में और कोल जनजाति से संबंधित है। इसका निवास स्थान जो होता है कोलों का, उसको आप क्या कह देते हो, कोलिन टोला। जैसे आपने देखा था कि जो गोंड होते थे वो कहां रहते थे, टोला में। बैगज भारिया जो होते थे वो कहां रहते थे, आपके ढाना में। उसी तरह से जो कोल होते थे वो आपके कहां रहेंगे, कोलिन टोला में। कोल जनजाति का विकास अभिकरण 2011 में स्थापित किया गया है। कोल जनजाति का विकास अभिकरण 2011 में बनाया गया है। ठीक है, जल्दी से आप देख लेते हैं। तीसरी बड़ी जनजाति, रामायण महाभारत मत्स्य पुराण तीनों में वर्णन मिलता है, जहां पे गांधार पुत्र कोल को अपना पूर्वज मानते हैं, है ना। मैक्स मूलर ने इनको कैलोरियन कहा है, कोलोरियन कहा है। कुराली ग्राम रीवा इनका क्या है, निवास स्थल माना गया जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। सीधी सिंगरौली रीवा और बघेलखंड वाला रीजन जो होता है वहां से इनका निवास है। रोतेले, रोतिया और रोहिया, देखो एक तरह से इनको अगर याद करने का तरीका देखें तो कोल हमेशा रोते रहते हैं, ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हो। तो रोतेला, रोतेले या फिर रोहिया, दो नाम इसमें ये बन जाएंगे। उसके अलावा इनकी पंचायत को गोहिया, इनका नृत्य कोल दह का, सबरी माता इनसे संबंधित थी, जादू टोना में विश्वास रखते थे। उसके बाद कोयलिन टोला इनके निवास स्थल को कहा जाता था। फिर अगला बात करते हैं पनिका जनजाति। तो पनिका जनजाति जो थी वो कबीरपंथी जनजाति। देखिए कबीर पंथी जनजाति थी, ठीक है। और कबीर क्या थे, आपके बुनकर। समझ में आया आपको। बोला जाता है कि विश्व में सबसे पहले कपड़ा बनाने का काम किसके द्वारा किया गया, ऐसी किंवदंतियां हैं कि पनिका जाति के द्वारा ही क्या किया गया है, सबसे पहले कपड़ा बुनने का काम किया गया है ना। इसकी उपजातियां क्या है, कुर, कुराह एवं कुली, इसकी उपजातियां। इनके एक वर्ग जो शवों को दफनाता है, एक वर्ग शवों को जलाता है, वो अपनी इनकी प्रथाएं हैं। इनमें क्या होता है, गोत्र की व्यवस्थाएं भी है, गोत्र में विभाजित होते हैं ये, जिन्हें कुर कहते हैं। आपको पता है ना कि गोत्र वगैरह पूछा जाता है शादी वगैरह करने के लिए, सेम गोत्र के अगर निकल गए तो भाई बहन कह दिया जाता है हिंदू कस्टम में, है ना। तो इनमें भी क्या होता है, गोत्र होते हैं। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भाई इनका जो निवास स्थल वो कहां कहां था। ये सीधी और शहडोल इस रीजन में पनिका रहते थे। अगरिया, अगरिया की हम बात करते हैं, अगली जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गोंडों की एक उपजाति आपने देखा था जो क्या काम कर रहे थे, लोहे का काम कर रहे थे, इनको आपने क्या कह दिया था, अगरिया। इनका निवास स्थल मंडला, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, अनूपपुर और सीधी होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इनका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा अगरिया का। व्यवसाय जो करते हैं, लोहे से औजार बनाने का काम करते हैं, है ना। अगरिया या लोहार इनको कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया अगरिया लोहार कहते हैं। इनके जो देवता होते हैं उनका निवास स्थल आप मानते हो ददकती भट्टी में, जिनको बोलते हैं लोहासुर। इनके जो देवता है वो काली मुर्गी को बहुत भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। सुअर का मांस इनका प्रिय भोजन है। उड़द की दाल खाते हैं, शुभ संकेत के रूप में इसका उपयोग भी करते हैं। और विवाह करते हैं वधु मूल्य वाला, ठीक है। तो इतने काम इसमें किए। देखिए अगरिया में आपने देखा कि भाई इन लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो गोंडों की उपजाति है, मध्य प्रदेश के इस रीजन में निवास करते हैं, है ना। दक्षिण पूर्व रीजन में लोहे का औजार बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, लोहार भी कह दिया जाता है ना। इसके अलावा लोहासुर इनके देवता हैं जो ददकती भट्टी में निवास कर रहे हैं। और इनको काली मुर्गी बड़ी पसंद है, उड़द की दाल बड़ी पसंद है, सुअर का मांस खाते हैं वो भी बड़ा पसंद है। इसके साथ साथ इनका विवाह जो है वो वधु मूल्य पर होता है। वधु मूल्य का मतलब आप समझिए, वधु मूल्य क्या होता है, जरा किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में क्या होता है वधु मूल्य, जल्दी से बता दो आप लोग। क्या बात है, सो गए क्या आप लोग? बताना है जल्दी से वधु मूल्य क्या। तो देखिए वधु मूल्य में क्या होता है मैं बता देता हूं। देखो आपको क्या करना है, लड़का दहेज लेता है, आपको दहेज नहीं लेना है, लड़की के बदले, मतलब किसी लड़की से विवाह करने के बदले आपको क्या करना है, लड़की के पिता को मूल्य देना होता है ना। शादी करने के लिए पहले बेटी के पिता को पैसों की डिमांड, अच्छा बेटी के पिता पैसों की डिमांड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, है ना। शादी करने से पहले क्या करते हैं, बेटी के पिता पैसे की डिमांड करते हैं, और पैसे की डिमांड होगी भैया कि इतना पैसा लेंगे तो आपकी लड़की से शादी कर लेंगे, ठीक है। तो वो काम जो किया जाता है वो आपका वधु मूल्य कहलाता है, विवाह करने के लिए इतना काम इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला आपका आता है फिर पारधी जनजाति। पारधी जनजाति जो है इसका शब्द मराठी शब्द से उद्गम हुआ है जिसको बोलते हैं आखेट करना। पारधी कैसा शब्द है, मराठी शब्द है जिसको बोलते हैं आखेट करना। भोपाल, रायसेन, सीहोर इस जिले में ये मूल रूप से रहती है। मुख्य व्यवसाय इनका है शिकार करना। पारधी जो है
शिकार करते हैं, इन्हीं के लिए बोल देते हैं चीता पारधी, लंगोटी पारधी, भील पारधी, है ना। उसके अलावा क्या हो जाते हैं, गोसाई पारधी। ये सब पारधियों के टाइप होते हैं। जहां पे जो लंगोटी पारधी होती है, चांदी की देवी की मूर्ति रख के घूमते हैं। एक होते हैं आपके कौन से, जो जाल फेंकने वाले होते हैं, कि जो हमेशा क्या रखते हैं अपने साथ, जाल रखते हैं, कि जहां पे भैया मिला कोई पशु पक्षी, उसको पकड़ लिया हमने। तो ये काम इसमें किया जाता है। हाँ, लड़की के पिताजी को दहेज नहीं देना भाई, मूल्य देना है लड़की के बदले, है ना। लड़की वाले दहेज लेते हैं, सही बात है। तो ये आपने तो नहीं लिया बबीता जी, है ना, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। जो शादीशुदा है उनसे तो पूछ ही सकते हैं। बाकी तो पता है कि बाकी लोग सब पीएससी के चक्कर में अभी बैठे हुए हैं, शादी नहीं हो पा रही है ना। ये भी एक बड़ा प्रसंग का विषय है। चलिए आ जाइए, उराव जनजाति। उराव जनजाति एक नेक्स्ट जनजाति जिसमें हमें देखना है। उराव जनजाति में मुख्य रूप से उड़ीसा और झारखंड की जनजाति है। ये जनजाति कहाँ की है, उड़ीसा और झारखंड की है। मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में। इसके मुखिया को कहते हैं आप महतो। क्षेत्र इसका है मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली। देखिए उराव जनजाति जो है ना, वो यहाँ से जितना भी ये रीजन जुड़ता है आपका छत्तीसगढ़ वाला, इस रीजन में आपको देखने को नहीं यहाँ मिलता है। प्रमुख नृत्य जो होता है इसका कौन सा है, सरोर नृत्य इसका प्रमुख नृत्य है। और युवागृह इसका होता है धूम कोरिया। युवागृह मतलब जो लिविंग हाउस है, घोटुल प्रथा चलती थी, उसी तरह की जो प्रथा चलती है, जिसमें क्या करते हैं कि अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं बॉय एंड गर्ल, है ना, साथ में रहने के लिए। वो जो क्षेत्र होता है उसको धूम कोरिया बोलते। फिर ईसाई धर्म का सबसे ज्यादा स्वीकार करने वाली जनजाति में अगर बात करें तो मौर्य। ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं। देखो आपको पता है कि जो धर्मांतरण होता है ना, वो धर्मांतरण करने में सबसे नंबर 1 पे अगर हम देखें एक रिपोर्ट के अनुसार, वो ईसाई धर्म है, जहां पे धर्मांतरण किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, नौकरी छोकरी और घर सब देते हैं बिल्कुल बढ़िया से, है ना। तो सारे काम अगर आपको मिल रहे होते हैं तो यार कोई भी व्यक्ति जो होता है वो इजीली चला जाता है, इनमें कन्वर्ट होता है। और जनजातीय लोग जो होते हैं वो बहुत ही सीधे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। उनको लगता है कि हमारी समस्याएं अगर यहाँ से हल हो रही हैं तो वो ईसाई को धर्म को मान लेते हैं। ये मेरा वो कथन नहीं है, पर्सनल व्यू नहीं है, बट ये रीजन है जेन्युइन, कि जिसके कारण ये लोग अपने आपको ईसाई धर्म मानने के लिए विवश कर देते हैं। उनमें इनकी गलती नहीं होती, क्योंकि खाद्यान्न की समस्या नहीं होगी, खाद्यान्न की समस्या होगी तो व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित होकर कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाएगा, वही इसमें किया जाता है। फिर प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो कृषि, मत्स्य पालन, आखेट, है ना, ये आखेट करना और शिकार करना, ये सारा का सारा उराव जनजाति का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट आपकी बंजारा जनजाति। देखिए बंजारा जनजाति में मध्य प्रदेश में इन्हें घुमंतु, है ना, नोमॉइड जो जनजाति होती है वो इनको बोलते हैं। सर्वाधिक श्रृंगार जनजाति है। सर्वाधिक क्या करती है ये, श्रृंगार जनजाति। आपने पहले भी, जब आपने आज की क्लास जैसे स्टार्ट हुई थी तो आपने पढ़ा था शिल्प कला, जिसमें आपने कंगी शिल्प कला को देखा था, कुंभ, वो वाला इनसे संबंधित जनजाति के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से राजस्थान से संबंधित जनजाति है। मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा वाले क्षेत्र में क्या होती है, ये जनजाति पाई जाती है। जहां नृत्य जो है वो तलवार और कालबेलिया, देखिए तलवारबाजी और कालबेलिया जो नृत्य किया जाता है। जो लोग भोपाल इंदौर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, समीपवर्ती क्षेत्र में, वहां आप लोग देखना कि कालबेलिया किया जाता है इवेंट, जिसमें क्या होता है, वो नागिन टाइप एक महिला नाचती है बीच में, है ना, और बाकी के लोग बैठ के क्या करते हैं, गाना बजाते हैं, जिसको नागिन डांस के रूप में भी आप जानते हो एक तरह से, ठीक है। कालबेलिया गाना होता है। कंघी के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। कंघी का आविष्कार इन्हें किया था। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है ना। उसके बाद व्यवसाय क्या करते हैं, पशुचारण करते हैं। इनके बसावट या निवास को टांडा कहते हैं। देखो टांडा क्या होता है, इनका जो निवास है ना वो किस तरह से होता है कि ये लोग जिस जगह, अगर मान लो ये इस जगह पे है, यहाँ पे जितने दिन इनके खाद्यान्न की पूर्ति हुई, जितने दिन मन लगा उतने दिन रहेंगे। फिर इनका मन करेगा यार मन भर गया, और जैसे इनका मन भरा तो दूसरा क्षेत्र चले जाएंगे और दूसरे क्षेत्र में रहने लगेंगे। इस क्षेत्र में जब वो गए तो यहाँ पे अब निवास करने लगे, यहाँ पे रहने लगे, फिर यहाँ से कुछ दिन बाद कहीं और पलायन कर गए। इस तरह के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं खाना बदोश, ठीक है, खाना बदोश या फिर घुमंतु व्यक्तित्व, है ना, नोमॉइड, ये लोग होते हैं। फिर अगर हम बात करें अगली जनजाति, खैरवार जनजाति, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। पन्ना छतरपुर में इनका निवास है। देखिए ये पन्ना छतरपुर में रहते हैं खैरवार जनजाति के लोग। कत्था बनाने का जो काम किया जाता है ना, कत्था आप लोग बनाते हो, किसी को चूना लगाया आपने, चूना लगाने के बाद जो उसमें मिक्सचर करते हो, जो लीप अप होती है वो कत्थे की होती है ना, तो वो जो काम किया जाता है वो इसमें किया जाता है। तो कत्था बनाने का काम आपके खैरवार जनजाति के द्वारा होता है, ठीक। जहां पे आप देखते हैं कि जनजाति कत्था, खैर के वृक्ष से कत्था बनता है, इसको बनाने का काम करती है ना। इसके बाद मूल स्थान जो है खरियागढ़ है या कैमूर पहाड़ी। जो कैमूर पहाड़ी है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस कैमूर पहाड़ी में इनका मूल स्थान है। तो इतना काम यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अन्य जनजाति और छोटी छोटी जनजातियां वो कौन कौन सी। देखिए सौर जनजाति है जो आपके कहां पे पाई जाती है, श्योपुर सागर,
है ना, और शिवपुरी छतरपुर यहाँ पे पाई जाती। दूल्हा देव और भवानी माता को ये लोग मानते हैं। इसके साथ ही साथ आपके हलवा जनजाति जो है वो बालाघाट में पाई जाती है। हलवा ये बालाघाट में पाई जाती है। बिंझावर ये भी कहाँ पाई जाएगी? आपके बालाघाट में। हलवा और बिंझावर दोनों जनजातियां आपके बालाघाट में पाई जाती है। मांझी ग्वालियर वाले रीजन में यहाँ पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा मवासी जो होते हैं वो छिंदवाड़ा, मूल रूप से छिंदवाड़ा में, है ना। उसके अलावा सतना, होशंगाबाद, भोपाल यहाँ पे पाए जाएंगे। पावो या पाव शहडोल, अनूपपुर, सतना में। कवार जनजाति, इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है और ये कहाँ पाई जाती है? सीधी में पाई जाती है। सीधी में ये पाई जाती है। फिर हम इनके विवाह के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं देख लेता हूं कुछ प्रत्युत्तर आया है। अच्छा, बबीता जी ने कहा है कि नहीं सर हमने नहीं लिया है, हमने नहीं दिया है, लिया जो भी है, ठीक है। आपने वधु मूल्य नहीं लिया होगा, कोई बात नहीं, आपके पिताजी समझदार होंगे। दहेज भी नहीं दिया होगा, है ना। वधु मूल्य लेना नहीं है तो दहेज देना भी नहीं है, दोनों काम होना चाहिए ना, वाइस वर्सा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक आप लोग सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक आप लोग कहते हैं कि भाई दहेज नहीं लेंगे, है ना। सिलेक्शन जैसे ही होगा टिल द डेट, है ना, यू हैव अ ब्रांड वैल्यू और अ सर्टन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी काइंड की। आपको क्या होता है, कुछ अमाउंट बोल दिया जाता है कि यार हाँ डीसी बन गए तो 50 लाख तो मिल ही जाएगा, और इसके अलावा डीएसपी बन गए तो 20 लाख 10 लाख, जो भी मतलब जिस कैटेगरी के हिसाब से होता है, जिस कास्ट में वो लोग रहते हैं, जितना दहेज का प्रचलन होता है, अलग अलग लोग इसको कर लेते हैं। तो वो सब हमें नहीं करना है ना। चलो बात करते हैं अब आपके विवाह को ही लेके, इनको ही लेके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो विवाह होता है जनजातियों में वो होता है आपका परीक्षा विवाह, है ना। परीक्षा विवाह में आपको देखना है कि परीक्षा विवाह कैसे होता है। इस विवाह में जो युवक होता है, युवक को साहस की परीक्षा से गुजरना होता है। भीलों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। देखो आपको क्या बोल दिया गया, देखिए ये लोग जो होते हैं ना बड़े सीधे से लोग होते हैं, है ना, बड़े सीधे से होंगे। बहुत सिंपल तरीके 1 CR और 2 CR, ओ माय गॉड, अरे इतना नहीं मिलेगा साकिब सर, इतना बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतना पैसा मिलने लगता तो सब फिर काम करते हैं, सारे काम छोड़ के बस पढ़ने बैठ जाते हैं, है ना, सब लोग, सारे के सारे। नहीं मिलता इतना, ठीक है। लेना भी नहीं आपको। देखिए भील जनजाति में परीक्षा विवाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो भील व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है अपने साहस का परिचय दो। या तो आप क्या करो, कुश्ती अखाड़े में किसी को हराओ, जो जीता उनसे शादी करा दी जाएगी। अखाड़ा हुआ कुश्ती, दोनों वर हैं, किसी एक महिला को चाह रहे हैं, मतलब किसी कन्या को, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, दोनों के बीच में फाइट करा दी जाएगी। या फिर इनको कुछ ऐसा टास्क दे दिया जाएगा कि इसको टास्क आप कंप्लीट करो, काइंड ऑफ रोडीज। परीक्षा विवाह क्या हो गया, आपके रोडीज का उदाहरण है। हाँ, आपको क्या है, तीर कमान दे दिया कि भाई आपको तीर कमान से टारगेट पे निशाना मारना है, या फिर क्या करना है, आखेट करना है, शिकार करना है। तो ये काम इसमें किया जाता है। फिर परवीक्षा विवाह मतलब आपके क्या होता है, सुपरविजन। परवीक्षा विवाह में क्या होगा, विवाह के पूर्व साथी के साथ रहेंगे हम और उसको परखेंगे, है ना। कुका, नाकोबारी आदि जो जनजातियां इनमें प्रचलित है, मध्य प्रदेश में भी देखा जाता है। परवीक्षा विवाह का मतलब वही मैंने आपको बताया कि पहले साथ में रह के देखेंगे भैया प्रोविजन पीरियड, कि आप नौकरी करने के लायक हो या नहीं हो। अगर आप नौकरी करने के लायक होते हो तो 3 साल के बाद जो प्रोविजन पीरियड होता है आपको परमानेंट कर दिया जाता है। उसी तरह से क्या होगा, आपको लिव इन में रखेंगे, कुछ दिन आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके साथ जम रहा है, कंपेटेबल है तो पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करेंगे, अदरवाइज आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते, है ना। तो ये होता है भैया जनजातियों में, ये आप लोगों के में नहीं होता है, इसको नहीं करना है ना। ठीक है, 80 लाख महिला बाल विकास अधिकारी सर मेरे फ्रेंड को मिला, बात तो सही है। हमारे भी साथ के एक भाई साहब हैं, उनको अच्छा खासा अमाउंट मिला है, उनका नाम नहीं ले सकता मैं ऑनलाइन, बट हाँ है, वो अगर वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इनकी बात कर रहा हूँ। तो पार्ट ऑफ अ जोक है डोरी भी, है ना, बिल्कुल सही बात है, क्राइम है, इट्स अ क्राइम। हाँ लेकिन गिफ्ट मत भूलना ना, कोई अगर गिफ्ट दे रहा तो ले लेना भाई। डोरी और गिफ्ट में दोनों में अंतर होता है। डोरी जो होती है वो बोल के या मांग कर ली जाती है, लेकिन गिफ्ट जो होता है वो कोई पिता अपनी पुत्री को अगर देना चाहता है 5 बर्तन तो वो दे सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आ जाते हैं हट विवाह। हट विवाह में युवक युवती के घर आके, मतलब जो युवती होती है वो युवक के घर आके बैठ गई है और उसने मान लिया है कि मुझे क्या करना है, इससे ही शादी करना है। अगर उसने एक बार ठान लिया कि मुझे इससे शादी करनी है तो तुमसे शादी करके ही मानेगी भाई। लेकिन इस लायक शायद तुम पहले बन जाओ, युवक उस लायक बन जाए तभी ऐसा होगा। तो ये काम इसमें किया जाता है कि युवती क्या करती है, युवक के घर आएगी और जबरदस्ती आके घुस जाती है। उसके बाद हो, बिरहोर, उराव, कमार, मुंडो, इन सभी जातियों में क्या होता है, ये प्रचलित होती है। ठीक है, इसके अलावा सहपालना विवाह, लगभग सभी जातियों में, जनजातियों में सहपालना विवाह चलता है। उन जनजातियों में अधिकांश होता है जिनमें युवक रहे। सहपालना का मतलब क्या होता है, साथ में रह के क्या करते हैं, एक दूसरे को भी ये लोग ऑब्जर्व करते हैं सहपालने की तरह। ठीक है, तो ये भी सहपालना विवाह अलग से हो जाता है ना, एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं।
उसके बाद बात करते हैं क्रय विवाह। क्रय विवाह क्या होता है? तो क्रय विवाह में क्या होता है, नाग, भील, संताल, हो, उराव, गोंड, इन जनजातियों में वधुमूल्यों का प्रचलन किया जाता है। ये सारा का सारा क्रय विवाह होता है। मैंने अभी आपको बताया वधुमूल्य देके आपने किया है ना, तो इसको क्रय विवाह आपने देख लिया। फिर सेवा विवाह। सेवा विवाह होता है गोंड या लमसेना में। सेवा विवाह लमसेना या गोंड में, बेगा है ना, नाई आदि में ये विवाह प्रचलित होता है। सेवा विवाह का मतलब क्या होता है? देखिए, जो लेमाड़िया होता है, एक तरह का जो व्यक्ति होता है उसको लेमाड़िया कहते हैं। देखो हमारे यहाँ पे हमारी नानी है, वो उन्होंने कहीं सुना होगा गोंड जनजाति में लेमाड़िया वाला, तो इस शब्द का वो कई बार प्रचलन कर लेती है। जब किसी के ऊपर खिसियाती है, उनको बोलती है, वो कह देती है लेमाड़िया। ठीक है, इसका मतलब कि आप क्या करने वाले हो, अपने ससुर के घर जाओगे, उसके घर जाके आप मतलब शादी करने के लिए उसके घर आप पहले सेवाएं दोगे अपनी, है ना, साल भर आपने सेवा दी। अगर ससुर जी को पसंद आ गया कि हाँ यार इन्होंने दिल लगा के काम किया, बिल्कुल बढ़िया से मेहनत किए, तो उस सेवा के बदले, उस जो 1 साल का टेन्योर था या कुछ टेन्योर उन्होंने डिसाइड किया था, उसके बदले अपने काम किया है, उसके बिहाफ में आपको लड़की दे देंगे और शादी कर देंगे। तो ये होता था हमारे गोंड में। और जो व्यक्ति इसमें जाता था, घरों में रह के सेवा देता था, उसको बोलते थे लेहमाड़िया। ठीक है, फिर बात करते हैं बेगा। बेगा में यही प्रथा जो चलती है, सेवा विवाह। तो वहां जाके जो व्यक्ति काम करता है, जो रहता है, उसको आप क्या बोल देते हैं? नाई के रूप में कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विनिमय विवाह। विनिमय विवाह का मतलब क्या होता है? जो आपका बटरे सिस्टम है। ठीक है, विनिमय विवाह या फिर आपकी जो बटरे सिस्टम होता है, हर चीज के आदान प्रदान का मतलब, आपकी बहन दो हमारा लड़का लो, आपकी बहन दो हमारा लड़का लो, है ना, या फिर हमारी लड़की दो आपका लड़का दो, उससे विवाह कराओ। मतलब इसको वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं। वाइस वर्सा वुड मीन कि आपने क्या किया, एक भाई बहन है और दूसरे भाई बहन है, तो ये जो भाई है इसका विवाह करा दिया इसकी बहन से, और इस भाई का विवाह करा दिया इस लड़की से। तो इस तरह की जो शादी होती है उसको आप क्या कह देते हो? विनिमय विवाह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं जाति में, जनजाति में युवा गृह, निवास स्थल, सबको एक साथ यहाँ पे याद कर लेंगे, है ना, और कृषि कौन कौन सी इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, मेंस के पेपर में अभी जो 2021 का 2022 का जो मेंस हुआ था, इस मेंस में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो जनजातियों से पूछे गए थे सिंपली, है ना। आप प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ रहे हैं ये वाला, ये एज इट इज आपको मेंस में भी यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, जहां भील जाति की आप बात करते हो, तो भील का जो निवास स्थल होता है, घर, हाउस को कह देंगे हम कू, घर को, और गांव, बहुत सारे जो आपके घर हो गए सारे, इनको मिला के जो रेसिडेंस बन गया आपका, वो क्या हो गया आपका? पाल। और जहां जिस घर में रह रहे हैं, है ना, जिस घर में, जिस निवास स्थल में, क्योंकि देखो ग्राम तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई, पाल क्या होते हैं? छोटे 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 जगह रहते हैं, उनको आप क्या कह देते हैं? पाल्या कह देते हैं। ठीक है, तो ये काम इसमें किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंड की। तो गोंड में घोटुल, घोटुल प्रथा, जिसमें मुड़िया जनजाति जो होती है, मुड़िया गोंडों की उपजाति है, इसमें प्रमुख रूप से देखी जाती है। इसमें ये प्रथा का प्रचलन किया जाता है, जहां पे क्या करते हैं? युवक युवती रहते हैं, है ना। इनके निवास स्थल को आप टोला कहते हो, और जो कृषि इनके द्वारा की जाती है उसको बारी कहते हैं। फिर भारिया, इनका जो आपका युवा गृह है उसको कहते हैं रंगभंग, इनका जो निवास स्थल है उसको ढाना कहते हैं, और जो कृषि इन लोग करते हैं वो कृषि को कहते हैं क्या? दाहिया कृषि। फिर बात करते हैं कोल को, तो कोयलिन टोला इनकी पंचायत होती है, उसको बोलते हैं गोहिया। कोयलिन टोला जहां पे निवास करते हैं, और इनकी पंचायत को गोहिया कहते हैं। फिर सहरिया जो जनजाति होती है ना, इनके घर को कहते हैं सहराना। नेक्स्ट बेगा जो जनजाति होती है उसको क्या बोल देते हैं? बेबार, पोंडू, बेबार और पोंडू, है ना। उराव, धूम कोरिया, उराव जो जनजाति होती है इसका जो युवा गृह है उसको आप क्या कह देते हो? धूम कोरिया, है ना। जो मालवा में आटे पाटे में, आटा साटा भी कहते हैं उसको, हाटे पाटे। ठीक है, हाटे पाटे या फिर आटा साटा, ये 2 वर्ड प्रोनाउंस किए जाते हैं। इसी में क्या होता है? शादी कर लेते हैं कि भैया देखो मैंने आपको अपनी लड़की दी, आप अपनी लड़की मुझे वापस करो। वापस करो मतलब ऐसा देना नहीं है, शादी कराओ मेरी लड़की की। तो ये चलता है, इसको आटे साटे भी कहते हैं, हाटे पाटे मालवा में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के आदिवासी नृत्यों की बात करें, कौन कौन से हैं जो आदिवासी नृत्य? हम बात करते हैं बिल्मा। ओ बिल्मा, ये वाले है ना, अक्षय कुमार वाला, फायर ब्रिगेड मनवा दे तू, ये वो वाले नहीं है। ये बिल्मा जो है ये बेगा जनजाति है ना, बेगा जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। उसके अलावा गेड़ी, रीना, ये गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। गेड़ी, गोचो, रीना, कर्मा। ठीक है, छेड़ता मुड़िया जनजाति के द्वारा, कर्मा मंडला में जो प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, ये भी किसके द्वारा किया जाता है? बेगा के द्वारा, बेगा प्रमुख रूप से, और गोंड भी। उसके अलावा मटकी होती है मालवा क्षेत्र में, है ना। अलग जो नृत्य है कृषक, जो भोपाल के कृषक है आसपास के, वो लोग करते हैं, उसको बोलते हैं बिनाकी, है ना। टीना गोंडों के द्वारा किया जाता है। गौर सिंह मारिया जनजाति उसके द्वारा, दादर बुंदेलखंड, है ना, थोड़ा मिक्सअप है ये,
डांस। उसके अलावा गरबा निमाड़ के जो बंजारे होते हैं, प्रमुख रूप से देखो आपने देखा जो ट्रेडिशन होता है गरबा में जो ड्रेसेस पहनी जाती है वो बंजारों की ही पहनी जाती है, ठीक है, उसमें गरबा किया जाता है। उसके अलावा डांडिया, ये भी बंजारे द्वारा किया जाता है, गरबा डांडिया। अब बात करते हैं जो जनजाति संग्रहालय आपने देखा था। देखिए जनजाति संग्रहालय बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय, ये कहां पे है आपके आपके छिंदवाड़ा में था, 1954 में स्थापित है, अभी भी सिचुएटेड है। लेकिन यहां से जो मेन शोध कार्य था ट्राइबल आपके जो रिसर्च और शोध वाला जो था वो कहां ला लिया गया है, भोपाल में ला लिया गया है ना। और मध्य प्रदेश का जो जनजातीय संग्रहालय है वो कहां है आपके भोपाल में। तो दोनों को आपको याद रखना है, अलग अलग है, ठीक है, ये आपके संग्रहालयों से संबंधित हो जाते हैं। आप लोग आई होप ये सारा कुछ घूमे भी होंगे, ये तो घूमा ही होगा आपने भोपाल वाला, ये वाला नहीं भी घूमे होंगे तो कभी छिंदवाड़ा जाना हो तो आप घूम लेना।